नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 20 साल पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व में बने यूपीए ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। हिंदुस्तान की सियासत में यह बड़ा उलटफेर उस वक्त हुआ था जब कांग्रेस के खत्म हो जाने की भविष्यवाणियां हो चुकी थीं। लेकिन कांग्रेस ने न केवल सत्ता में वापसी की बल्कि अगले 10 सालों तक सत्ता में बनी भी रही। और इसके बाद बीजेपी किस तरह सत्ता में आई और मोदी को पीएम की कुर्सी पर किस तरह बिठाया गया, इस इतिहास से सभी वाकिफ हैं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं पिछला 10 वर्ष कैसे बीता है, कैसे गुजरा है। मोदी 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद अब तीसरी बार सत्ता में लौटे हैं। लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने फिर से बीजेपी और मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। सोनिया गांधी ने सच का आईना दिखा दिया है कि जिसे मोदी ऐतिहासिक जनादेश बता रहे हैं, वो असल में उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक और नैतिक हार है। जी हां, आज अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर, मोदी पर बड़े हमले किए हैं। आइए जरा देखते हैं उस लेख में, उस अखबार में क्या कुछ सोनिया गांधी ने लिखा है, जरा उसको देख लेते हैं। सोनिया गांधी लिख रही हैं, इंडिया गठबंधन के दलों ने साफ कर दिया है कि वे टकराव थोड़ा सा लेकर आइए। शुरुआती चिट्ठी जो है सोनिया गांधी की, चिट्ठी नहीं बल्कि आर्टिकल, जिसमें सोनिया गांधी लिख रही हैं कि अभी 4 जून 2024 को आए चुनावी नतीजों में हमारे देश के मतदाताओं ने स्पष्ट और मजबूती के साथ अपना फैसला सुनाया है। यह एक ऐसे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है जिसने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को दैवीय दर्जा दे दिया था। आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, खुद को उन्होंने कहा था। तो वही यहां लिख रही हैं सोनिया गांधी। और इस फैसले ने न केवल ऐसे दावों दिखावों को नकार दिया है बल्कि विभाजनकारी, कलहपूर्ण और नफरत की राजनीति को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए नरेंद्र मोदी के शासन की प्रकृति और शैली दोनों का परित्याग किया है। ये सोनिया गांधी लिख रही हैं। और इसके अलावा सोनिया गांधी लिख रही हैं कि फिर भी प्रधानमंत्री के हाव भाव वैसे ही नजर आते हैं कि जैसे कि कुछ नहीं बदला है। वे आम सहमति के महत्व का उपदेश तो देते हैं लेकिन टकराव को ही अहमियत देते हैं। चुनावी नतीजों या जनादेश से उन्हें कोई सबक मिला है, इसका कोई संकेत नहीं मिलता कि देश के करोड़ों मतदाताओं ने उन्हें कोई संदेश दिया है। आगे लिखती हैं सोनिया गांधी इसके अलावा कि 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन दुखद रूप से निराशाजनक रहे। जो 18वीं लोकसभा का पहला कुछ दिन जो है वो दुखद रूप से निराशाजनक रहा है। और ऐसी कोई भी उम्मीद या अपेक्षा कि हमें कोई बदला हुआ रवैया देखने को मिलेगा, यह धराशायी हो गई। आपसी सम्मान और सामंजस्य की नई भावना या सौहार्द की बात तो दूर, इस बाबत कोई कदम उठाने की उम्मीद भी गलत ही साबित हुई। यह सब सोनिया गांधी लिख रही हैं। सोनिया गांधी इसके आगे भी लिखती हैं कि मैं पाठकों को याद दिलाना चाहती हूं कि जब स्पीकर पद पर प्रधानमंत्री के दूतों ने इंडिया जनबंधन के लोगों से सहमति की बात की थी तो गठबंधन के दलों ने प्रधानमंत्री को क्या कहा था। साफ और सीधे शब्दों में कहा गया था कि हम सरकार का समर्थन करेंगे लेकिन परंपरा और प्रथा के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना उचित होगा। ये एक तार्किक आग्रह था जिसे उस शासन ने ठुकरा दिया जिसने 17वीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद को खाली ही छोड़ दिया था। ये बात यहां सोनिया गांधी कह रही हैं। सोनिया गांधी ने यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अपने आलेख में लिखी हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि चुनावी नतीजे आने के बाद फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने भी यही कहा था कि इस सरकार में संख्या बल बहुत नाजुक है। और साथ ही यह भी कहा था राहुल गांधी ने कि इन चुनावों में मोदी का विचार और उनकी इमेज दोनों की हार हुई है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में उस इमरजेंसी का भी जिक्र किया है जिसे लेकर संसद में कांग्रेस के घेराव की कोशिश बीजेपी कर रही है और स्पीकर से लेकर राष्ट्रपति तक सब इसका जिक्र कर रहे हैं।
इमरजेंसी यानी आपातकाल की बात मैं कर रहा हूं, जिसका जिक्र सोनिया गांधी भी करती हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने बीजेपी के इस एजेंडे को यह कहकर ध्वस्त कर दिया है कि 1977 में कांग्रेस को भले हार मिली, लेकिन जनता ने 1980 में, यहां लिख रही है सोनिया गांधी कि दरअसल यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में देश के लोगों ने इमरजेंसी पर स्पष्ट जनादेश दिया था, जिसे निसंकोच और सदाशयता से स्वीकार किया गया। यह भी तथ्य इतिहास में दर्ज है कि 3 साल बाद ही उस पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी, जिसे देश ने खारिज कर दिया था, वो भी ऐसे बहुमत के साथ जिसे मोदी और उनकी पार्टी कभी हासिल नहीं कर पाए। ये बात यहां पर इसलिए गौर फरमाना जरूरी है दोस्तों कि मोदी और उनकी पार्टी दोनों को आप याद कीजिए कि चाहे वो 2014 की बात हो, चाहे 2019 की बात हो, उतनी सीटें नहीं आई जितनी सीटें 1980 में आई थीं, इमरजेंसी के बाद, 1977 के बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर और भी बहुत सारी बातें सोनिया गांधी लिख रही हैं। सोनिया गांधी यहां लिख रही हैं कि हमें आगे की ओर देखना होगा। संसद की सुरक्षा में हुई निंदनीय चूक पर चर्चा की वैध मांग कर रहे 146 सांसदों का बेहद अटपटा और अभूतपूर्व निलंबन स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि बिना किसी चर्चा के 3 ऐसे आपराधिक न्याय कानून पारित किए जा सकें जिनसे दूरगामी परिणाम होंगे। कई कानूनी विशेषज्ञों और अन्य लोगों ने इन कानूनों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्या इन कानूनों को तब तक लागू होने से नहीं टाला जा सकता है जब तक कि इनकी स्थापित संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा जांच नहीं हो जाती, खासतौर से जबकि 2024 के चुनावी नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं। यह बात यहां पे सोनिया गांधी कह रही हैं। सोनिया गांधी इसके अलावा नीट से लेकर मणिपुर तक मोदी सरकार की सारी विफलताओं का जिक्र सोनिया गांधी ने किया है। सोनिया गांधी का यह लेख दोस्तों बीजेपी सरकार को किस तरह परेशान कर सकता है, आज इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इधर एक लेख आज लालू प्रसाद यादव ने भी लिखा है और इस लेख में भी लालू यादव ने इमरजेंसी पर यानी आपातकाल पर बीजेपी और मोदी की चालाकियों का पर्दाफाश किया है। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे इस लेख में लालू यादव ने इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा गांधी ने किस तरह राजनीतिक शुचिता और मर्यादा बनाए रखी और उसके अलावा देश हित में जो काम उन्होंने किए हैं उसकी याद लालू यादव ने दिलाई है। यहां पर यह आप देख रहे हैं द संग साइलेंस ऑन 1975। ये लालू प्रसाद यादव का आलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इंडियन एक्सप्रेस में है और यहां पर शुचिता और मर्यादा कैसे इंदिरा गांधी ने बनाए रखी थी उसकी बात यहां पर लालू प्रसाद यादव ने कही है और यह भी बता दिया है कि मोदी केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और असल मुद्दों से देश को भटकाते हैं। तो दोस्तों आज के अखबारों में छपे इन 2 आलेखों से मोदी सरकार की कमजोरी जनता के सामने आ गई है। वहीं इस कमजोरी पर आज नीतीश कुमार ने भी प्रहार किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हुई और उस बैठक में बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, जी हां स्पेशल पैकेज बिहार के लिए और विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा करके मोदी सरकार को फंसाने का काम नीतीश कुमार ने किया है, क्योंकि इस तरह अब अगली मांग चंद्रबाबू नायडू भी उठा सकते हैं। अगर नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मुझे स्पेशल पैकेज चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और यह मांग इधर उधर नहीं, किसी मीडिया चैनल से बातचीत में नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं तो इसका कोई मायने रखता है। इस बात के मायने हैं, उसको समझने की जरूरत है। और अगर नीतीश बाबू कह रहे हैं तो कल चंद्रबाबू नायडू भी इस मांग को उठा सकते हैं। आइए जरा बिहार से बाहर निकलते हैं और उधर आंध्र प्रदेश से भी, चंद्रबाबू नायडू के प्रदेश से भी बाहर निकलते हैं और चलते हैं उधर झारखंड। झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी की सत्ता को चुनौती दी है। क्या कुछ कहा है हेमंत सोरेन? आप जानते हैं कि कल ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं, बेल पर हैं, वो जमानत उनको मिल गई है और जमानत देते वक्त जो कुछ जमानत में लिखा गया है कोर्ट के जरिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा गया है कि ऐसा कोई केस बन ही नहीं रहा है जिसमें इनको 5 महीने से जेल के अंदर रखा गया हो। खैर, लेकिन हेमंत सोरेन बाहर निकल के जो बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। सुन लीजिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन, सुनिए। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अलग अलग रास्ते से आएंगे, हम लोग को राजनीतिक रास्ते से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों ने संकल्प किया है, हम लोग थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम लोग के पास वो सोच नहीं है जो उनके जैसा सोच,
ये मनुवादी सोच, ये सामर्थ्य सोच को आज जब्त करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना जो ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सबको। जो कुल जमा यह है कि हेमंत सोरेन ने साफ साफ बता दिया है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए, अब झारखंड में बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। यानी मोदी हर तरफ से फंसे हुए दिख रहे हैं, चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो या झारखंड हो। इन तमाम राज्यों में और केंद्र में देखिए तो सोनिया गांधी ने और उधर बिहार से लालू प्रसाद यादव ने, इन दोनों ने अपने आलेखों के जरिए नरेंद्र मोदी को साफ साफ चुनौतियां पेश कर दी हैं, घेर लिया है। आपातकाल की बात हो या बात मणिपुर की हो या बात स्पीकर की हो, लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की हो, या बात 146 सांसदों का निलंबन करके आप 3 कानूनों में जो परिवर्तन करते हैं उसकी हो। चुनौतियों के इस टापू में घिरे हुए नरेंद्र मोदी क्या अपने बचाव के लिए किसी नाव का इंतजाम कर पाएंगे? बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और कैसे सोनिया गांधी ने बढ़ा दी है नरेंद्र मोदी की टेंशन। अभी आपने एक छोटी सी बानगी यहां जो हम आपके सामने अपने प्रस्तावना में रख रहे थे उसको देख लिया है। अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ आगे हो सकता है। हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मनोरमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोरमा जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी आपका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर रविकांत जी सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। सोनिया गांधी साफ साफ कह रही हैं कि यह जनादेश नहीं है, यह पूर्ण जनादेश नहीं है जिस पर आप इतरा रहे हैं। संभल जाइए वरना हम तो हैं ही विपक्ष के लोग और जानते हैं कि कैसे आपके पूरे के पूरे इस कुनबे को धराशायी कर हमने किया है। पहले 2004 से 2014 तक सरकार चलाई। 2004 से पहले जब कहा जा रहा था इंडिया शाइनिंग की बात हो रही थी और कांग्रेस खत्म हो गई, उस समय भी कहा जा रहा था सोनिया गांधी उस समय कैसे उभर के आई, ये हम सब ने देखा है। और 2024 के बाद नरेंद्र मोदी अपने आप को जो बता रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सोनिया गांधी उससे पर्दा उठा रही हैं। यहां से कैसे देखा जाए इस चुनौती को जो पेश करती हुई सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं और इसके आगे की चुनौतियां क्या पेश कर रही सोनिया गांधी? क्यों पहले से यह लग रहा है ऐसा इस आलेख से कि चाहे सोनिया गांधी हो या लालू प्रसाद यादव हो, ये एक वार्निंग दे रहे हैं, पहले से एक चेतावनी दे रहे हैं कि समझ जाइए नरेंद्र मोदी जी, आप जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे कांटे ही कांटे हैं और बारिश का मौसम है, नाव लेके आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ये भी देख लीजिए, वरना डूबने का खतरा है। प्रोफेसर रविकांत जी। शुक्रिया राजीव जी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि सोनिया जी का जो पूरा आलेख है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने हिंदी में तर्जुमा करके बताया है कि करके, उस पूरे आलेख को अगर आप देखें तो सोनिया गांधी ने बड़ी सादगी के साथ और एक विपक्ष के एक बड़े लीडर के तौर पर बहुत सम्मानजनक ढंग से उन्होंने बातें लिखी हैं। राजनीति में जिस तरह की आलोचना होनी चाहिए उस तरह की आलोचना उन्होंने की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही सोनिया जी हैं जिन पर कितने भद्दे कमेंट नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी ने किए, किस तरह के अपमानजनक कमेंट किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके एक राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक जो समझदारी होती है उसके साथ उन्होंने एक एक बिंदुओं पर नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया है। नरेंद्र मोदी जिस सरकार पर इतरा रहे हैं, अव्वल तो वो पहले इसको बीजेपी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार कहते थे। एक अकेला सब पर भारी और छाती पीट पीट करके बोलते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार उनको मजबूर होना पड़ा एनडीए की सरकार कहने के लिए। नीतीश और नायडू की बैसाखियों पर चल रहे हैं, बावजूद इसके कोई कंसेंसस नहीं दिखाई पड़ता, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर का मामला हो, स्पीकर का मामला हो, और अब डिप्टी स्पीकर पे भी वही चीजें आने वाली।
तो जिस तरह की नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे थे उसी का एक तरह से ये एक्सटेंशन है, लेकिन लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया है, लोगों का जनमत नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ। और हम सब जानते हैं कि जो 240 सीटें हैं, असल में अगर गोदी मीडिया, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई और कारपोरेट, ये तमाम अगर शक्तियां नहीं होती तो नरेंद्र मोदी का अंकगणित क्या होता। लोगों ने जिस तरह से संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, महिलाओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर वोट किया और इस सरकार को आईना दिखाया, लेकिन ये सरकार जिस हैंकड़ी के साथ और खास करके नरेंद्र मोदी जिस अहंकार के साथ इस सरकार को चलाना चाहते हैं, लोगों को धता बताते हुए, पार्लियामेंट में साहब नीट पर चर्चा नहीं होगी तो पार्लियामेंट किस बात के लिए है आप बता दीजिए साहब। केवल इमरजेंसी पर बात होगी। उन इतिहास के पन्नों को आप उठा करके ले आएंगे जो अब इतिहास बन चुके हैं। और बड़ी अच्छी बात लिखी सोनिया जी ने, उन्होंने कहा कि 77 में लोगों ने नकार दिया, इमरजेंसी को खारिज कर दिया, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, लेकिन उन्हीं इंदिरा गांधी को 1980 में लोगों ने फिर से पूर्ण बहुमत दिया। और वो जो आपातकाल लगा था, ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि साहब संवैधानिक नहीं था, बाकायदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत वो इमरजेंसी थी। और उसी इमरजेंसी में राजीव जी, मुझे याद आता है कि इंदिरा गांधी का वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम, हाँ उसके बहुत सारे काले धब्बे भी हैं, इसमें कोई तो राय नहीं, लेकिन जिस तरह का विपक्ष उस समय तन करके खड़ा हुआ था और जो आह्वान कर रहा था, उसको रोकना उस वक्त जरूरी था। लेकिन इस पर मूल्यांकन होना चाहिए आपातकाल का कि उस वक्त हुआ क्या। 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में आज जो दलित, आदिवासी, अति पिछड़े, पसमानदा जिनको आज जमीनें मिली हैं, वो उसी आपातकाल के दरमियान मिली। उसी आपातकाल के दौरान इंदिरा जी के जवान पर एक जो बड़ा टर्म रहता था, हरिजन आदिवासी, हरिजन आदिवासी, हालांकि आज वो शब्द हरिजन नहीं चलता, लेकिन दलितों और आदिवासियों को विशेष रूप से उन्होंने तवज्जो दी थी। ये भी उसी आपातकाल का हिस्सा है, ये भी कहा जाना चाहिए, ये भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन उसे लोगों ने आईना दिखाया, फिर इंदिरा जी को लेकर के आए लोग, तो वो इतिहास खत्म हो चुका है। लेकिन इतिहास को इस तरह से पीटना, ये उनकी पुरानी फितरत है। वो कभी बाबर पर चले जाएंगे, कभी और कहीं चले जाएंगे, लेकिन असल में आज जो नौजवान सड़क पर खड़ा हुआ है रोजगार के लिए, उसकी वो बात नहीं करेंगे। दलितों को जहां मध्य प्रदेश में फिर से पीटा गया, वहां आदिवासी के मुंह पर पेशाब हुई थी, इन मुद्दों को कभी नहीं लाया जाएगा। अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा, डरा करके रखा, सोनिया जी ने इस बात को रखा। तो ये जो आज का लेख है, और ये लेख सिर्फ भारत में चर्चे में नहीं आएगा, इस पर चर्चा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी। और नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बन करके पहुंचते हैं, उस छवि पर कितना धक्का लगेगा। हालांकि लगातार मानवाधिकार को लेकर के बात हो रही है, अमेरिका से लेकर के और दूसरी जगहों पर। तो मोदी जी इस बार जो सरकार चला रहे हैं, वो उनके लिए आसान नहीं है। और सोनिया जी ने जो एक्सपोज किया है नरेंद्र मोदी को, वो एक्सपोज करना जरूरी था। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिन बातों को कह रहे थे, उसी को बहुत समग्रता में सोनिया जी ने अपने इस लेख में रखा है, जिससे नरेंद्र मोदी की जो पूरी छवि चुनाव के दरमियान बनी थी और नरेंद्र मोदी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, उस पर एक अंकुश लगेगा, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इस लेख के जरिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आना चाहता हूं जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं सोनिया गांधी का आलेख, लालू प्रसाद यादव का आलेख, और साथ में नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, उसका आज राष्ट्रीय जो अधिवेशन हुआ है यहाँ पर दिल्ली में, और उससे जो बातें निकल के आई हैं, तीनों को अगर क्लब कीजिए, क्या परेशानियां बढ़ाती हैं तीनों?
राजीव जी, निश्चित तौर पे ये तीनों चीजें नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या एनडीए की जो सरकार है उसके लिए बड़ी परेशानियां खड़ा करती हैं। अब ये कहा नहीं जा सकता है कि ये संयोग है या प्रयोग है कि एक ही दिन सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव दोनों के आलेख आते हैं अंग्रेजी के अखबारों में और उन मुद्दों को लेकर के नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया जाता है, जो नरेंद्र मोदी जो है जिन मुद्दों को अपनी यूएसपी बनाना चाहते हैं सरकार के दौरान। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से आपातकाल को लेकर के हवा निकाली है नरेंद्र मोदी के और द्रौपदी मुर्मू की और ओम बिरला की, राजीव जी, वो बड़ी काबिल तारीफ है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो उनकी जो कमेटी थी जेपी की, उसके संयोजक जो थे वो लालू प्रसाद यादव ही थे और उस कमेटी के संयोजक ने अगर कोई लेख लिखा है राजीव जी और उसमें अगर इंदिरा गांधी की इस मामले में तारीफ की है कि उस समय किसी को इस तरीके से जेल में यातनाएं नहीं दी गई जिस तरीके से आज राजनीतिज्ञों को यातनाएं दी जा रही हैं, तो ये समझा जा सकता है कि ये किसकी तरफ इशारा है और क्या इशारा है राजीव जी। यानी कि जिस हथियार के जरिए बीजेपी शायद ये सोचती थी या नरेंद्र मोदी ये सोचते थे कि इसके जरिए जो है वो इंडिया गठबंधन में कोई फूट डाली जा सकेगी और उसका फायदा जो है वो एनडीए उठाएगा और नरेंद्र मोदी जो है 5 साल तक मौज करेंगे, तो वो साफ संकेत मिल गया कि इसके लिए अब कोई संभावना नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बची है। इसी तरीके से राजीव जी, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव का भी बयान आया था आपातकाल को लेकर के कि जो हुआ वो 50 साल पहले की बात थी, आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और ये सरकार क्या कर रही है ये बताए पहले, ये तो अघोषित आपातकाल है जी। तो इस तरीके की चीजें जो आई है राजीव जी, उसने साफ तौर पर इशारा दे दिया है कि जो नरेंद्र मोदी जिन हथियारों के बल पर लड़ना चाहते थे उन हथियारों को उन्हीं लोगों ने खुट्टल कर दिया जिनके पीठ पे रख करके हथियार चलाए जाने थे राजीव जी। सोनिया गांधी का आलेख जो खासतौर से इस पे प्रकाश डालता है और बड़ी बातें करता है सोनिया गांधी का आलेख कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार एक सर्वसम्मति का नाटक करती है और उसके बाद फिर वो किस तरीके से सर्वसम्मति का उपहास उड़ाती है, तो ये इसकी तरफ इशारा है। इधर नीतीश कुमार की जो कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसमें जो 3 मांगे रखी जाती है राजीव जी, वो तीनों मांगे जो है वो नरेंद्र मोदी को बीजेपी को परेशान करने वाली है। खासतौर से विशेष राज्य का दर्जा, आर्थिक पैकेज की मांग। अब यहाँ जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, सैनिकों को अग्निवीर बनाए दे रहे हैं और जाने क्या क्या क्रांतिवीर बनाए दे रहे हैं, सब कुछ बनाए दे रहे हैं और वहां कहा जा रहा है कि अब हमको आर्थिक पैकेज दे दीजिए और विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। अब जब ये मांगेंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी मांगेंगे, तो मोदी जब किस किस को आर्थिक पैकेज देंगे और किस किस को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 5 साल का लंबा समय है और 5 साल के लंबे समय से पहले ही बिहार में चुनाव होना है, तो बिहार के चुनाव से पहले ही ये पैकेज दिया जाना चाहिए। यानी कि साल भर का लगभग समय अगर पैकेज दिया जाना, उस पैकेज के जरिए कुछ काम भी किया जाना है। सिर्फ पैकेज मिल जाए इतना ही नहीं है, मालूम पड़ा कि पैकेज दे दिया उसके बाद तेजस्वी की सरकार आ गई तो वो पैकेज नीतीश कुमार के किस काम में आएगा। तो यानी कि वो पैकेज भी अभी चाहिए है, यानी कि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ही वो पैकेज चाहिए ताकि बिहार विधानसभा के चुनाव से आने से पहले कुछ काम किया जा सके, कुछ पुल बनवाए गए, फिर गिरे भी, जैसे 10 दिन में 5 पुल गिर गए हैं, तो ये भी अब जरूरी है। तो कुल मिलाकर के मुझको लगता है कि तीनों जो घटनाएं हैं राजीव जी, वो नरेंद्र मोदी के लिए काफी ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली है। सोनिया का आलेख जहां मोदी की टेंशन बढ़ाता है, वहीं लालू प्रसाद यादव जो है उस टेंशन में और थोड़ा इजाफा करते हैं। नीतीश कुमार जो है वो कोल में खाज की तरीके से एकदम कहा जाए कि काम करते हैं और वो भी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की टेंशन ही बढ़ाते हैं। भले ही कहा यह जाता रहा हो कि साहब वो बड़े मजबूत स्तंभ है एनडीए के और सब कुछ उनके दम पे चला जा रहा है। हालांकि उनकी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि एनडीए के सर्वमान्य नेता जो है वो नीतीश कुमार है, ये केसी त्यागी ने कहा है। और नीरज कुमार जो उनके प्रवक्ता है, उनका कहना है कि देश की राजनीति जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी धुरी नीतीश कुमार है। तो समझा जा सकता है कि देश की राजनीति राजीव जी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द नहीं घूमती है और नरेंद्र मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता नहीं है, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। तो मोदी जी यहाँ क्या कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल। मनोरमा जी, जल्दी से एक बार आपके पास आना चाहता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आते हैं। और सोनिया गांधी जो लिख रही हैं, महत्वपूर्ण बात उसमें लिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव वैसे ही नजर आते हैं जैसे कि कुछ बदला ही नहीं है। और वे यानी नरेंद्र मोदी आम सहमति के महत्व का उपदेश तो देते हैं लेकिन टकराव को ही अहमियत देते हैं। चुनावी नतीजों या जनादेश से उन्हें कोई सबक मिला है, इसका कोई संकेत नहीं मिलता है कि देश के करोड़ों मतदाताओं ने उन्हें कोई संदेश दिया है। और इसके साथ साथ वो बहुत सारी बातें तो कहती हैं और कैसे विभाजनकारी और कलहपूर्ण और नफरत की राजनीति को उन्होंने नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया, ये सारी बातें यहाँ पर लिखते हुए बताते हुए कह रही हैं सोनिया गांधी। और जनादेश इनके खिलाफ है,
उसके बाद भी उनके हाव भाव जो हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इन तमाम चीज़ों को नकार रहे हैं। कैसे देखा जाए मनोरमा जी, और सोनिया गांधी यहाँ से क्या मैसेज देना चाहती हैं, और क्या चेतावनी के रूप में अगर देखा जाए तो क्या चेतावनी देना चाहती हैं? क्या कुछ इससे निकल के आता है इनके आलेख से? जो इस मतलब नए सत्र के साथ जब नए सांसदों ने लिया शपथ, और एक कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक का एक गुड नोट पे ये था, राहुल गांधी ने पहले दिन से ही जेस्चर दिखाया था कि हम लोग जो है समर्थन और सहयोग के उसमें रहेंगे। तब जबकि हमने देखा कि स्पीकर के पोस्ट को लेकर और जो है उपाध्यक्ष के पद को लेकर के एक तरह का था, लेकिन अंत में उन्होंने अपना वो मत विभाजन मत वो नहीं करना पड़ा और वो वैसे करके चुनाव उनका हो गया। तब जबकि भाजपा ने वहां पर भी अपना ही टेक रखा और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके जो मुख्य पद थे 5 मंत्रियों के, वो भी भाजपा ने नहीं बदला, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि कमजोर भाजपा में इस किस्म के बदलाव होंगे तो इसे देखा जाएगा एक कमजोर भाजपा के रूप में। लेकिन शायद पहले दिन से ही मोदी और अमित शाह, जो इस भाजपा को इन 2 लोगों की भाजपा कहा जाता है, तो ये इस संदेश को या इस चीज को उन्होंने लिया है एक चुनौती के तौर पर, और ये जाहिर होने देना चाहते हैं कि कहीं से भी पिछली 2 सरकारों से कमजोर सरकार नहीं है उनकी। तो चाहे वो 5 महत्वपूर्ण पद रहे हों, गृह मंत्री के चाहे निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, ये तमाम जो 5 पद हैं कैबिनेट के, वो उन्होंने रखा। फिर स्पीकर के पोस्ट पे ओम बिरला की वापसी हुई। तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि कुछ उनके अंदर जो है वो एक दृढ़ निश्चय है। कमजोर भाजपा का जो है वो लोगों को नहीं पता लगने देना है, या ये संदेश वो नहीं देना चाहते। एक मजबूत भाजपा, पहले की तरह मजबूत मोदी और पूरी तरह से नियंत्रण में जो है एनडीए, अमित शाह और मोदी के उसमें है, ये वो संदेश देना चाहते हैं। तो जो ये चीज थी कि इन्होंने राहुल गांधी ने और विपक्ष ने सहयोग का वादा ये किया, सहयोग का पूरा जेस्चर भी दिया था, सब कुछ, और इसी नोट पे। लेकिन ओम बिरला जिस दिन चाहे उनका भाषण हो, उसके बाद राष्ट्रपति का भी भाषण हो, दोनों ही में वो जो है ये दिख गया कि टारगेट कर रहे हैं, वो कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, और खास तौर पे इंडिया ब्लॉक तो है ही, लेकिन कांग्रेस को खास तौर पे वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो है, तो ऐसे में मुश्किल है कहने का मतलब कि ये अपने आप को उसके उसमें जवाब नहीं देना और चुप रह जाना, ये संभव तो है नहीं। यानी कि मामला जो है वो आरोप प्रत्यारोप और जवाब देने का तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इमरजेंसी को जानबूझकर संविधान के उस पे ला करके और इमरजेंसी के उस मसले को उठाना, उस पे कांग्रेस को घेरना, यहाँ तक कि उस वक्त हम लोग को लगा था कि जो तमाम पार्टियां इंडिया ब्लॉक से थी वो उस समय चुप रह गई थी, उन्होंने अपने आप को किनारे किया था जब इमरजेंसी में जेल में डाले गए तमाम लोगों की बातें हुई वो सब। लेकिन बाद में फिर अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर भाजपा ने उन जेल में गए नेताओं के लिए क्या किया है जी। तो कहने का, और एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है आपातकाल के मसले को उठाने की बात भाजपा जो है वो आगे लेकर जा रही है। ये तो हम खबरों में पढ़ रहे हैं कि अब जो है जगह जगह सभाएं की जाएंगी और इमरजेंसी के मसले को, जो ये संविधान की बात है, उसके तोड़ के रूप में इसको आगे करने की कोशिश की जाएगी। तो सोनिया गांधी का ये जो लेख है बहुत सही समय में किया हुआ हस्तक्षेप है। और जिस नैरेटिव को, जबकि राहुल गांधी ने भी ये बात कही है कि माफी मांग लिया गया है और उसके बाद से 1977 में जो है वो हार हुई है, और उसके बाद कांग्रेस को अप्रत्याशित 362 से या 52 सीट मिली थी। इतनी सीट तो भाजपा को अपने सबसे सर्वोत्तम जो उसने प्रदर्शन किया था 303 जो 2019 का चुनाव है, वो उस वक्त का भी सीट नहीं, उस वक्त की भी उतना बहुमत नहीं मिला हुआ है भाजपा को जो 1980 में कांग्रेस को मिला है। तो कांग्रेस ने आपातकाल के लिए माफी मांगी है और चुनाव का सामना किया है, एक हार का सामना किया है, और सबसे बड़ी बात उसी इंदिरा गांधी को ठीक उसके बाद 2 जगह से वो चुनाव जीत करके आई है भारी बहुमत से। तो ये जो है जनता ने खुद उसको जो है जब विरोध करना था जनता ने विरोध किया, जब जनता ने जब उसको माफ करना था और आगे की राजनीति वहां से कांग्रेस को कमान देनी थी, जनता ने पूरी मेजॉरिटी के साथ कमान दिया है। तो कांग्रेस जो है नई कांग्रेस, ये कांग्रेस जो सोनिया गांधी के साथ चली है, ये कांग्रेस जो उसके बाद तमाम कांग्रेस के और नेताओं के साथ चली है, राहुल गांधी के साथ चल रही है, खड़गे जी हैं,
तो ये कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस उससे अलग हट करके अपना काम कर रही है और अपनी उस जो इतिहास के क्रम में जो चीजें हैं उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से इस नैरेटिव को जो है सोनिया गांधी ने एक लेख लिख करके हस्तक्षेप किया है, और ये आगे जो है उनकी रणनीति के काट के तौर पे इनके लिए जरूरी है कि इसको लेकर के बढ़ा जाए और अपनी टेक को ना छोड़ा जाए, जो कि वो संविधान की जो टेक है। और बाकी जो तमाम मसले हैं, चाहे वो नीट को लेकर के उठा हुआ सवाल है, और इन सब जो जिन जिन मसलों पे आगे जो घेरा जाना है सरकार को, वो तमाम चीजें जो हैं वो कायम रहना चाहिए इस उनके नैरेटिव में जाने के मुकाबले में। तो ये सही स्ट्रैटेजी, और उन्होंने क्लियर कर दिया कि सोमवार से जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो होगा उसमें कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक है वो हिस्सा लेगा उस पे जवाब में, और वो करेगा, बायकॉट नहीं करेगा। तो ये अच्छी बात है, और इस पे करके और आगे जो है जिन मुद्दों पे घेरा जाना चाहिए उन मुद्दों पे मतलब घेरने की जो है, हाँ, घेरने की कोशिश, रणनीति, और उसमें सोनिया गांधी भी और उधर लालू प्रसाद यादव का आलेख भी कमोबेश उसी दिशा में है। गर्ग साहब, आपने उस दौर को बहुत नज़दीक से देखा है, जिया है उस दौर में, और पूरा का पूरा इमरजेंसी का दौर, लेकिन ये 50 साल पुरानी बात है। अब 50 साल आगे और आज के दौर की हम बात करें, और यहाँ पर सोनिया गांधी का ये आलेख आज की तारीख में जो जनादेश की बात कर रही हैं, जो बता रही हैं कि 1977 में इसी देश की जनता ने उस कृत्य को नकारा और इंदिरा गांधी को हराया, सरकार को बाहर किया, लेकिन 1980 में उतनी सीटें इसी देश की जनता ने दे दी जितनी सीटें आज तक बीजेपी नहीं ला पाई है। 2014 में नहीं ला पाई, ना ही 2019 में लेके आ पाई, और 2024 में तो 272 के नीचे 240 पर सिमट कर रह गई। यहाँ से जो मैसेज देने की कोशिश सोनिया गांधी कर रही हैं, ज़रा वो समझने की कोशिश हम आपके ज़रिए समझना चाहते हैं, ज़रा समझाइए। और जो जनादेश की बात कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी को जनादेश, पूर्ण जनादेश नहीं मिला है, लेकिन हाव भाव ऐसे हैं जैसे कि वो पूर्ण जनादेश वाले नेता हैं। ये क्या बताने की कोशिश सोनिया गांधी कर रही हैं, आगे क्या कुछ, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो, इस आलेख के लिखने के पीछे कोई ना कोई तथ्य, कुछ ना कोई राजनीति तो छिपी होगी। आगे का कुछ दिखाई देता है क्या कुछ देख पाते हैं आप? सोनिया गांधी एक मजी हुई राजनेता हैं, 2004 से 2014 तक सरकार उनके दम पे चली है, और उससे पहले भी वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत शानदार ढंग से 98 से 2004 तक निभाई है। इसलिए भी समझना चाहता हूं आपसे गर्ग साहब। सोनिया गांधी का ये आलेख एक डॉक्यूमेंट है राजीव जी। ये डॉक्यूमेंट कई चीजों को बताता है, जो जिस चीज को नरेंद्र मोदी अपने शासन की ढाल बनाना चाहते हैं उसको ध्वस्त करता है ये, और बताना चाहते हैं सोनिया गांधी कि वो आगे जो इंडिया अलायंस का आक्रामक रवैया किस हद तक जा सकता है। ये और लालू यादव दोनों के आलेख को अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक स्ट्रेटेजी है, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि ये जो सरकार है ये इसकी नैतिकता तो है नहीं इसमें, और इसको जनादेश भी नहीं है, और इसमें यह भी बताया है कि हम जो उम्मीद कर रहे थे आपसे, या देश जो उम्मीद कर रहा था कि आप बदलेंगे, आप नहीं बदले हैं। और दूसरा ये कि आप जो जिस टकराव की राजनीति को 10 साल तक चलाते रहे हैं, उसी टकराव की राजनीति को आप आगे चलाने वाले हैं, पर हम उसको चलने नहीं देंगे। इसमें दोनों चीजें हैं, मतलब इसमें उनको एक्सपोज भी किया है और साथ में ये भी बताया है कि हम आपको इस तरह से चलने नहीं देंगे। देखिए, मैंने तो खैर आपातकाल को देखा भी है और भुगता भी है, इसलिए मैं होना तो ये चाहिए कि आपातकाल तो साहब 21 महीने का था, और जून 2075 से हुआ, जनवरी में इलेक्शन हो गए, 2077 में 1975 में सरकार बन गई। जी। ये आपातकाल जो अभी चल रहा है वो 10 सालों से चल रहा है। नरेंद्र मोदी को उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो वो 21 महीने का आपातकाल तो खत्म हो गया, और देश की जनता ने उस पर अपनी मोहर भी लगा दी कि देखिए हमने आपको वापस सत्ता में ले आया।
नरेंद्र मोदी के आपातकाल पर मोहर यह लगी है कि पिछली बार उनकी जो जितनी सीटें थी उससे कम सीटें हो गई। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मतलब इंदिरा गांधी के आपातकाल 21 महीने के आपातकाल के बाद उनकी जो सीटें थी 1980 में, और ये 10 साल के आपातकाल के बाद जो एनडीए को जो सीटें मिली है या भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली है, मतलब कहाँ 303 सीटें और कहाँ आपको 240 सीटें। ये तो बड़े, मतलब जो आदमी अपने आप को भगवान मानता हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं मानता हो, और वो ये बताकर वोट मांगना चाहता हो कि मुझे वोट देना इसलिए जरूरी है कि मैं भगवान का भेजा हुआ व्यक्ति हूं, उसको अगर देश की जनता ने नकार दिया तो ऐसे आदमी को तो प्रधानमंत्री पद पर बैठना भी नहीं चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा अब जो पार्लियामेंट चलने वाली है राजीव जी, या देश में जो होने वाला है, ये तो देखिए कि ये स्थिति तब है जब प्रियंका गांधी अभी लोकसभा में नहीं है। आप जो आक्रमण होने वाले हैं, मतलब ये मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता हूं कि ये ओम बिरला जी को स्पीकर लेके आए, क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं। ये स्पीकर के पीछे छुपकर तमाम चीजें अपनी करना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने पिछले कार्यकाल में किया है, क्योंकि इनके पास स्पीकर के पद के लिए भी कोई दूसरा आदमी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर ओम बिरला नहीं हो तो ये इनके पास स्पीकर का कोई व्यक्ति नहीं है। और इनके पास जो इन्होंने, मनोरमा जी ने बताया कि जो 5 पद जो प्रमुख हैं, राजनाथ सिंह है या अमित शाह हैं या पी जयशंकर हैं या निर्मला सीतारमण हैं या जो भी हैं, इनके पास मंत्रिमंडल में भी लोग नहीं है कि ये किनको बना सकते हैं। तो बहुत ये जिनको कहना चाहिए ना कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, और ये आप अगर पाएंगे कि इनको पार्लियामेंट में कौन डिफेंड कर रहा है, इनके पास डिफेंड करने को स्पीकर के अलावा कोई नहीं है। मतलब इनको जो बचाव करता है जो आदमी लोकसभा में, वो इनका कोई मंत्री नहीं करता है, वो स्पीकर करता है। और वो जो स्पीकर जिस तरह की बातें करते हैं, वो एक इतने वरिष्ठ सांसदों के लिए भी कहते हैं चलो बैठ जाओ, तो उस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपमानजनक भाषा। मैं तो बहुत सारे स्पीकर्स देखे हैं मैंने, पुरुषोत्तम मावलंकर से लगा के बहुत सारे लोगों को देखा भी है, सुना भी है। मैंने कभी इस तरह का व्यवहार मैंने देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। मैं मतलब इनसे भी परिचय रहा है मेरा, ओम बिरला जी से भी, और पर ये जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ स्पीकर के तौर पर ओम बिरला में, ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्यजनक है कि जब ये ऑर्डिनरी विधायक थे वहाँ से, कोटा से, तब जो थे और अब जो हैं, ये बहुत मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये किस तरह से पूरा का पूरा मामला बदल रहा है। मतलब पूरी की पूरी पार्टी को बंधक बना रखा है, ऐसा लगता है। तो ये एक जो लग रहा है, वो लग रहा है कि एक ये प्रधानमंत्री किसी तरह का तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं, टकराव उत्पन्न करना चाहते हैं। और उस टकराव में क्या हुआ कि पिछली बार तो विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया या चले गए। इस बार जो विपक्ष की स्ट्रेटेजी है वो अलग किस्म की है, और उसका कारण भी है कि इंडिया अलायंस के पास 234 लोग हैं। मतलब एनडीए के पास 293 हैं और इंडिया अलायंस के पास 234 है। सिर्फ फर्क 59 का है। आप पिछली बार के मुकाबले अगर इस बार देखें तो बहुत ही, मतलब ये जो मैंडेट है, जनादेश है जनता का, इसको अगर आप देखें तो ये पाएंगे आप कि ये भारतीय जनता पार्टी को तो सिरे से नकार दिया है देश की जनता ने, और एनडीए को भी नकार दिया है। तो आप ये जो नतीजे आएंगे विधानसभाओं के, हरियाणा का जो आएगा, महाराष्ट्र का जो आएगा अगले साल, आपने भी देखा, अभी इनका सोरेन का भाषण देखा जी।
झारखंड में चुनाव है, आप सोचिए क्या होने वाला है। दिल्ली में चुनाव है, आप सोचिए क्या होने वाला है। बिहार में चुनाव है। आप ये जो नीतीश कुमार की भाषा बदली हुई है या एनडीए की भाषा बदली हुई है, इसके मूल में ये है कि तेजस्वी ने इनको डरा रखा है बुरी तरह। और उसमें मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार की जो हुकूमत है वो बिहार चुनाव तक ही है। उसके बाद बिहार में जो स्थितियां होंगी वो जेडीयू पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। देश की राजनीति, राजीव जी, पूरी तरह बदल रही है। इसमें केवल एक ही मुद्दा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पूरी तरह चुप हैं। पता नहीं किस कारण से चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं अपनी बातें कह रहे हैं, क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं लोकतांत्रिक पद्धति का संसद में पालन हो, उसके लिए दबाव डाल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक नए किस्म का कॉन्फ्रंटेशन हमको इस लोकसभा में देखने को मिलेगा। और ये जो बहस होगी, जो राष्ट्रपति जी का जो भाषण था वो भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। और तमाम चीज़ें, निराशा का एक मामला है जो इस तरह के भाषण तो हमने कभी सुने नहीं, देखे भी नहीं। कुछ चीज़ें बदलने वाली है। और लोगों, ये जो सोनिया जी का आलेख है ये बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज है। बहुत अद्भुत लिखा है उन्होंने, जो इसमें किसी चीज़ को उन्होंने छुपाने की कोशिश नहीं की, ना आपातकाल को छुपाया है, ना वर्तमान को छुपाया है। और तमाम चीज़ों को लेकर दुख व्यक्त किया जा चुका है। राहुल गांधी खुद एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं। उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया था, कौशिक बसु ने लिया था, किसने लिया था, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हाँ, आपातकाल गलती थी। प्रधानमंत्री खुद कहे ना कि ये 10 साल जो पीछे लोगों के जिस तरह का आपातकाल, अघोषित आपातकाल लोगों ने देखा है, वो भारतीय जनता पार्टी की गलती थी। और उसके कारण देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दंडित किया है और 303 से 240 पर ला पटका है। और आने वाले महीनों में हो सकता है कि और भारतीय जनता पार्टी की ताकत पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है कि ये और 237 सीटें अब हो गई हैं इंडिया गठबंधन के पास, क्योंकि 3 निर्दलीय सांसदों ने समर्थन कर दिया है। तो आप जो बता रहे हैं उसमें 3 सीटें और बढ़ गई हैं, तो ये इजाफा है। लेकिन ये 3 सीटों की बात नहीं है। जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं गर साहब, वो महत्वपूर्ण है। और इशारा जो है वो एक तो सोनिया गांधी का ये आलेख एक दस्तावेज ही नहीं, बल्कि यहाँ से एक आईना भी है जिसको देखने और जिसको समझने की जरूरत इसलिए भी क्योंकि यहां से आगे की रणनीतियां, गतिविधियां जो कुछ छुपी हुई हैं वो दिखाई देती हैं। वही आपके जरिए, आप सबके जरिए हम यहां देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारी गतिविधियां, इधर जब हम बिहार झारखंड की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, हालांकि बिहार और आंध्र प्रदेश मेन 2 बैसाखियां हैं अभी नरेंद्र मोदी की, लेकिन बैसाखियां और जिस तरफ इशारा, जो बात अभी कह रहे थे गर्ग साहब, वो महत्वपूर्ण बात कि महाराष्ट्र और कम से कम ये जो चुनाव हैं आने वाले, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, ये जम्मू कश्मीर है, ये 4 राज्यों के चुनाव, उसके बाद दिल्ली का चुनाव, उसके तुरंत बाद अगले साल बिहार का चुनाव, और बिहार के चुनाव के बाद की स्थिति, और नीतीश बाबू इतनी जल्दी सब कुछ बीजेपी के हवाले कर देंगे ये भी नहीं दिखाई देता। आज जिस ढंग से नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अधिवेशन, उनकी पार्टी के अधिवेशन में जो बातें रखी गई हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु, उसकी तरफ जरा इशारा करना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस और उसके साथ साथ जो पैसे वाली बात है, ये दोनों, और आज कार्यकारिणी में इन दोनों के लिए लिखित रूप से बात आई है, यानी इसकी डिमांड की जाएगी, रखी जाएगी। क्या ये एक अघोषित तौर पे बिना खुले
तौर पे एक नरेंद्र मोदी के सामने एक परेशानी आने वाले समय में खड़ी करने की बात नहीं है? क्या यहाँ से नीतीश कुमार जो हैं वो आगे की गतिविधियां उनकी पार्टी की क्या हो सकती हैं ये बता नहीं रहे हैं? क्या अभी जो अश्विनी चौबे का जो बयान था उस बयान का ये जवाब नहीं है? क्या कुछ है, इसको कैसे देखा जाए धनंजय जी? अनम्यूट कीजिए धनंजय जी प्लीज। अश्विनी चौबे जी के बयान को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ, तो अश्विनी चौबे जी के बयान को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं। उनको टिकट नहीं मिला था लोकसभा का चुनाव में, अभी तो रो रहे थे, आपने देखा होगा। तो वो जो है बिहार की राजनीति वो तय नहीं कर रहे हैं। बिहार की राजनीति दिल्ली से तय होती है, और दिल्ली जो है जब तक खतरे में है तब तक नीतीश कुमार के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप याद कीजिए कि जो सम्राट चौधरी है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, 2025 का चुनाव। और वो जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं, उनको जो कहा गया कहने के लिए वही कहा उन्होंने। और सच यही है कि बिहार में बीजेपी की हालत महाराष्ट्र से भी खराब है। महाराष्ट्र में तो फिर भी थोड़ा बहुत उसका जनाधार है, लेकिन बिहार में कोई जनाधार नहीं। और अगर नीतीश कुमार, अभी तो कई नेता जो कल तक बोल रहे थे कि कई विशेषज्ञ जो कल तक बोल रहे थे कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी की साख बच गई, बीजेपी की जमीन बच गई। अगर नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथी होते तो बीजेपी का क्या हश्र होता बिहार में, ये समझने वाली बात है। नीतीश कुमार ने जो अभी किया है वो उनकी एक टैक्टिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स की राजनीति करते रहे हमेशा उन्होंने। और प्रेशर टैक्टिक्स की राजनीति में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें बिहार की जनता ने उनको मजबूती दी है जी, और उनको मजबूत किया है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार के लिए प्रासंगिक हैं, और मोदी जी से ज्यादा प्रासंगिक है बिहार में नीतीश कुमार, ये बतलाया है बिहार की जनता ने। और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पैकेज देते हो तो मैं वेट करूंगा, नहीं पैकेज देते हो तो हम अपनी जमीन दूसरे तरीके से तैयार करेंगे। और उसकी वजह ये है कि अगर पैकेज नहीं दे रहे हैं तो नीतीश कुमार दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार को क्यों बचाएंगे? बचाने की वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो नरेंद्र मोदी की जरूरत है उनको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए? वो तो आरजेडी भी मुख्यमंत्री बना देगी। जी। नीतीश कुमार के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपनी प्रासंगिकता जो है जब तक चुनाव नहीं हो तब तक बना के रखे, और किसी पल किसी दिन वो पलटी मार सकते हैं, वो जा सकते हैं उनके साथ। वो उनके साथ नहीं है कि हम अभी बोल रहे हैं कि हम तो आपके साथ रहेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं, चले जाएंगे। और संजय झा को हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाने का एक पर्पस ये है कि संजय झा के बीजेपी नेताओं के साथ ठीक ठाक संबंध है, और ये एक संजय झा के लिए भी मौका है। नीतीश कुमार ने एक अवसर दिया है संजय झा को कि आपके जो रसूख है, क्योंकि इस बार जो नीतीश कुमार आए बीजेपी के साथ उसमें संजय झा का बड़ा रोल माना जाता है, तो संजय झा से कहा गया है कि भाई आप जो है उस रसूख का फायदा लीजिए और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाइए। उसके अलावा जो आरक्षण का मसला है नवम अनुसूची में शामिल करवाइए, ताकि आरक्षण को जो हाईकोर्ट ने रद्द किया है, जो बढ़ाया गया था आरक्षण, वो आरक्षण बचे। और आरक्षण की राजनीति को नीतीश कुमार छोड़ नहीं सकते। आरक्षण की राजनीति अगर छूट जाएगी तो नीतीश कुमार खुद छूट जाएंगे, कुर्सी से नीचे उतर जाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए आरक्षण की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए आरक्षण की राजनीति में कुछ रखा नहीं है। तो मैं ये जो एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट बनाया गया संजय झा को, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि तालमेल रखें और उनको तय समय सीमा में दिया जा सके, ताकि नीतीश कुमार बिहार में आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें अपनी तैयारी कर सके। और अगर समझिए महीना 2 महीना में ये रिजल्ट नहीं आता है तो आप तय मानिए नीतीश कुमार वापस जो है आरजेडी के साथ जा सकते हैं। नीतीश अब मंत्री जी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सरकार गिरती है नहीं गिरती है दूसरी कहानी, लेकिन कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार प्रेशर टैक्टिक्स में माहिर है और वो करेंगे। जी, 2 बातें यहाँ पे आती हैं धनंजय जी। बिहार को
स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा, और दूसरी बात जो संजय झा की आप बता रहे हैं, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उनका संबंध बीजेपी के साथ बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बीजेपी से अगर वो इतना ही अच्छा संबंध है तो नीतीश कुमार का संबंध तो और भी अच्छा है। तो नीतीश कुमार जिस बिहार को अभी तक स्पेशल राज्य का स्टेटस नहीं दिलवा पाए, विशेष पैकेज नहीं ला पाए बिहार के लिए, वो काम क्या संजय झा कर लेंगे? जरा इस पे मुझे शक होता है। और दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पहलू कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिले, तो चंद्रबाबू क्या चुप हो जाएंगे? उनको नहीं चाहिए क्या? और अगर ये दोनों को आप दे रहे हैं तो फिर बहुत सारे राज्य हैं जो मुंह फैलाए बैठे हुए हैं। धनंजय जी कह रहे हैं आप, तो स्पेशल राज्य का दर्जा मिले न मिले सेकेंडरी हो जाए, लेकिन जो आरक्षण को लेकर के नवम अनुसूची में डालने की बात है वो तो कम से कम करो, उसको तो डालो, आप वो तो डलवाएंगे। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है मुझे लगता है, लेकिन अभी निकट भविष्य में कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन ये प्रेशर बना के रखेंगे। संजय झा को इसीलिए कहा गया क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के साथ एक और खास है, नीतीश कुमार सीधे सीधे कुछ नहीं करते, अचानक निर्णय लेते हैं और वो पहले रंग ढंग देखते हैं सामने वाले का। उन्होंने जो किया है और जो इम्पोर्टेंस है नीतीश कुमार की पार्टी का इम्पोर्टेंस है नरेंद्र मोदी सरकार में, वो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि क्या उनके हटने से सरकार को फर्क पड़ता है। तो उनके हटने से सरकार को बहुत फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन 2025 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो बिहार स्तर पे बहुत फर्क पड़ जाएगा बीजेपी को। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। प्लस नरेंद्र मोदी अब पहले वाली स्थिति में नहीं है कि अपनी सरकार की कीमत पर स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट यूनिट्स को खत्म कर दे या उसको बौना कर दे। महाराष्ट्र में भी बौना किया, महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, बिहार में भी बौना किया, बिहार में क्या हाल हुआ आप देख रहे हैं। तो दोनों प्रदेशों में उनकी स्थिति खराब है। अब जब हेमंत सोरेन छूट करके आ गए हैं बेल पर और हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो उनकी गिरफ्तारी थी उसके पीछे कोई सबूत नहीं है और बेल दे दी गई, ये बहुत बड़ा केस है और इसका झारखंड में बड़ा भारी असर है। इसलिए आज जो उन्होंने रैली की रांची में, जी आता हूँ धनंजय जी, उस पर भी आता हूँ, थोड़ा सा आपके पास दोबारा आता हूँ। तो उस मसले पे बिल्कुल वो सोच रखा हूँ कि आपसे जरा उस मसले पे भी चर्चा करूँगा। आगे भी जरा बढ़ते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ज़रा ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के दोनों के आलेख की हम चर्चा कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने जो बातें कही हैं उसका बहुत डिटेल्ड वे में आपने भी और मनोरमा जी ने भी, श्रवण गर्ग साहब ने भी अपनी बात रखी, अमलेंदु जी ने भी अपनी बात रखी। जरा उससे आगे बढ़ते हैं। सोमवार से फिर से सदन की शुरुआत हो रही है और उससे पहले एक तस्वीर इन दोनों के, और चूंकि ये जो 3-4 दिनों का, और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई है यानी स्पीकर मिल गए ओम बिरला, उसके बाद से हमला बोल जो हुआ है वो खासकर इमरजेंसी को लेके हुआ है। और इमरजेंसी का जिक्र करके सोनिया गांधी ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि आप क्या हैं, जिसको सिंपल शब्दों में कहा जाए कि एक औकात बताना राजनीति में, वो औकात इन्होंने सोनिया गांधी ने बता दी है कि हाँ, आज की तारीख में जनता ने आपकी औकात बता दी है और आप 303 या 370 की जो बात करते थे उतने पे नहीं हैं, 240 पे हैं। अब जरा यहां से समझें आगे की थोड़ी सी गतिविधियां, रणनीतियों पे चर्चा करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या कुछ आपको दिखाई देता है सोमवार से सदन, क्योंकि अभी जो शुक्रवार को हुआ था उसमें मात्र आधे घंटे 30 मिनट चली है लोकसभा, मात्र 30 मिनट चली है। 11 बजे शुरू होती है, 11:15 पे, 11:13 पे सदन की कार्रवाई जो है 12 बजे तक लिए स्थगित हो जाती है। 12 बजे शुरू होती है, 12:15 में स्थगित हो जाती है। मैक्सिमम 25 से 30 मिनट कह रहा हूं, इतनी चली है। क्या सुचारू रूप से चलते हुए आप देखते हैं सदन की कार्रवाई? और सुचारू रूप से नहीं चलते हुए देखते हैं तो क्या बेल में, उधर राज्यसभा में देखिए पहली बार ऐसा होता है कि एलओपी को यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को बेल में जाकर के अपनी बात रखने के लिए, अपनी तरफ देखने के लिए कि कम से कम सभापति हमारी तरफ देखें, वो करना पड़ता है। और सभापति कहते हैं कि ये भारतीय संसदीय इतिहास में ये काला दिन है कि एक एलओपी बेल में आ जाता है। तो बेल में आना और उधर आधे घंटे भी नहीं चलना, ये प्रक्रिया आगे भी चल सकती है।
कैसे देखते देखिए हैं राजीव इसको? जी, सोनिया गांधी के आलेख में क्या ये प्रतिबिंबित होता है? मैं पहले वाले सवाल से शुरू करता हूं। आपने संसद की कार्रवाई की चर्चा की। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी परंपरा भंजक हैं। उन्होंने उन सारे मूल्यों को और संवैधानिक मर्यादाओं को, संसद की परंपराओं को सब खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। पहले क्या परंपरा होती थी? 2004 से लेकर के 14 तक यही मीडिया और विपक्ष, माने उस समय का बीजेपी, ये कहते थे कि साहब संसद को, लोकसभा को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन अब कहा जाता है कि ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष अगर जनता के मुद्दों पर बात करता है और बेल तक पहुंच जाता है, गलियारे तक पहुंच जाता है, तो इसे गलत माना जाता है, असंसदीय माना जाता है। और खड़गे साहब की सीनियरिटी क्यों नहीं? अगर नीट पर बहस हो रही है और आप कह रहे रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, तो संसद है किस चीज के लिए? संसद क्या नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का वहां पर गुणगान होगा और आपातकाल की चर्चा होगी, इसके लिए है क्या? और ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ हो रहा है। सिर्फ इतना भर नहीं है, आगे शायद सितंबर महीने में फिल्म भी आ रही है इंदिरा गांधी के आपातकाल पर, जिसमें अभी अभी नई नई जो पार्लियामेंट में पहुंची हैं कंगना रनौत, वो मुख्य भूमिका में है। तो मोदी जी ने उनकी फिल्म चलाने का भी इंतजाम कर दिया, हालांकि चलती नहीं है। मोदी जी एक फिल्म के अलावा दूसरी फिल्म उनकी कोई चली नहीं जिसको उन्होंने प्रमोट किया। और पूरे देश में वो कांग्रेस की छवि को, जो अभी आपने 2 साल के भीतर जो देखा, जो राहुल गांधी की मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी सत्यनिष्ठा और इस देश के प्रति जो निष्ठा रही है, उसने कांग्रेस की एक अलग छवि बनाई है। पिछले 10 साल में जिसको खत्म कर दिया गया था, यह कहा जा रहा था कि साहब अब कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन वही कांग्रेस बड़े धमाके के साथ न सिर्फ आती है, बल्कि नरेंद्र मोदी, उनकी राजनीति, संघ, इन सबको एक्सपोज भी करती है। तो इस अब एक नई फिर से रणनीति के साथ अब इसके जरिए चल रही है। काउंटर किसको किया जा रहा है? संविधान को। और संविधान अब कितना बड़ा इशू बन गया है कि जो ओम बिरला जय संविधान बोलने पर खपा होते हैं, एक पार्लियामेंटेरियन को डांटते तक है, और दूसरे दिन उनका इस्तकबाल जय संविधान से ही होता है। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है अब राजीव जी। ओम बिरला हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, उसे आप ना आपातकाल के इतिहास से और ना ये कहकर के साहब हम बायोलॉजिकल नहीं है, ना इस तरह की कोई मार्केटिंग के जरिए आप इनको अब नहीं खत्म कर सकते। क्योंकि इस समय का जो भारत है वो एक नई अंगड़ाई ले रहा है। और बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे कि साहब जो अंधभक्ति हमारे भीतर थी, उसकी हमें यही सजा मिलनी चाहिए। वो लोग जो कट्टर समर्थक थे भाजपा के, उनको भी ठेस लग रही, उनका भी नुकसान हो रहा है, उनके भी बच्चे बेरोजगार हैं, उनके भी बच्चे नीट की परीक्षा में बैठे हुए थे। तो एक भारत अंगड़ाई लेते हुए जो आपको दिख रहा है, जिसमें राहुल गांधी उसके एक कहें कि आप आगे बढ़ाने वाले एक पतवार वाहक की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी, स्टालिन, ये लोग भी, और उसमें जो चिंतन है, जो चिंता है, वो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ लोगों की। तो इस पूरे संघर्ष के दरमियान जो होने जा रहा है पार्लियामेंट के भीतर, उसे न तो अब कोई ओम बिरला रोक सकता है, न कोई नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। ये तो होकर के ही रहेगा, क्योंकि जिसके साथ लोग होते हैं, ये लोकतंत्र का तकाजा है। आप उसको सेंगोल से चलाएं, राजतंत्र में तब्दील कर ले, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर लोग, और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में लोगों ने अपने वजूद को स्थापित किया है। जी। क्या था विपक्ष के पास?
लेकिन विपक्ष को इतनी बड़ी मेजॉरिटी, और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर बेईमानी नहीं होती, और ये कहने में मुझे ना कोई डर है ना कोई संकोच है, जिस तरह से चीजें हुई हैं, अगर वो नहीं हुआ होता तो बीजेपी 150 नहीं पहुंच रही थी। हम लोग तो 200 की बात कर रहे थे। सच्चाई ये है, अब देख करके लगता है कि ये 150 पर बुक हो गए होते। तो ऐसे में जब जनता खड़ी हो जाती है, और ये देश उसका गवाह है, मैं अगर आपातकाल पर ही चलूं जिसका जिक्र गर्ग साहब ने किया, सबने किया, कि साहब उस आपातकाल के बाद लोगों ने पराजित किया इंदिरा गांधी को। तो ये तो पार्लियामेंट के भीतर होगा। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी की खासियत यह है कि वो लोकतंत्र का प्रहसन करना चाहते हैं। पार्लियामेंट को चलाए रखने का केवल प्रहसन करेंगे, वो ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट ना चले, लोकसभा बाधित हो, राज्यसभा बाधित हो, ताकि लोगों के मुद्दे न रिकॉर्ड पर जाएं, न लोगों के सामने आए, और आप केवल यही प्रोपेगेंडा करते रहें कि देखिए आपातकाल में ये हुआ था और फला इसमें ये हुआ था, अभी आप और चीजें करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वो परिपक्व हो रही। जो लोग कहते थे कि नहीं साहब लोग बड़े अंधभक्त हैं या लोग नहीं समझते हैं, वोट बिक जाता है, मैं उन लोगों के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करता हूं कि वो इस बार न किसी छद्म के शिकार हुए, न उन्होंने अपने वोट को बेचा। ये सबसे खास बात रही इस चुनाव की। और सोनिया गांधी या लालू प्रसाद यादव जिस बात को रेखांकित कर रहे हैं वो यही है कि मोदी जी आप जीते नहीं हैं। ये जो सहरा आप बांधना चाहते हैं असल में उसके हकदार आप नहीं हैं। लोगों ने तो आपको पराजित किया, आपका मुंह काला किया है, सीधे शब्दों में कहा जाए। अब उस मुंह काले मुंह पर आप सफेदी पोत ले, अलग बात है। ये अगर आप कर रहे हैं तो ये चल जाएगा, लेकिन लोगों के दिलों पर तो नहीं है आप। और ये जो होने जा रहा है, मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका पटाक्षेप भी होगा। और अगर बहसें नहीं होती है तो अभी तो सिर्फ नेता बेल तक पहुंचे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब लोग दिल्ली पहुंचेंगे। किसानों ने आंदोलन किया, नौजवान कर रहे हैं, आप कितनी लाठियां बरसाएंगे, कितने लोगों को टॉर्चर करेंगे। जब समूचा देश खड़ा हो जाता है तो फिर बड़ा आंदोलन अगर होता है तो फिर आमूलचूल बदलाव भी होता है। मैं क्रांति जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ा बदलाव जरूर होता है। शुक्र है कि भारत का संविधान मताधिकार के जरिए बदलाव की बात करता है, और यही लोकतंत्र है। तो ये होगा, और मुझे लगता है कि सही कहा था अमलेंदु जी ने कि नरेंद्र मोदी ही अपने पार्टी को भी, या शायद गर्ग साहब ने कहा था कि वो खत्म करने पर तो मोदी जी जब जाएंगे तो वो बीजेपी को भी ले डूबेंगे। ये सब होने जा रहा है, और जिस तरह से चीजें हैं, विपक्ष जिस तरह से मजबूत है, अब उसको दबाना और ये सब कर पाना अब आसान नहीं है। राजीव जी, तो मनोरमा जी क्या फिर देखा जाए, टकराव को बढ़ते हुए देखें हम, टकराव बढ़ेगा? जी, सबसे पहले तो मुझे जब श्रवण सर बोल रहे थे संसद की बात, तो एक याद आ रही थी सोमनाथ चटर्जी वाले, और योगी जब रो रहे थे तो किस तरह से सोमनाथ चटर्जी ने योगी जी मत रोइए और करके, तो वो एक दृश्य याद आ रहा था। उस समय मैंने इंटरप्ट करके नहीं बोला। तो खैर, हम लोग वैसे संसद देख करके आए हैं जहां पर इस तरह से जो है, और कल जब हमने दीपेंद्र हुड्डा को परसों टोकते हुए देखा ओम बिरला कि बैठ जाओ, इस तरह से जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल हो या क्लास चल रही हो, इस तरह से जो है ये बातें हुई थी। तो इसलिए वो दृश्य याद आया तो मैंने सोचा जिक्र कर देती हूँ। एनीवे, खैर, और दूसरी चीज ये है कि अभी एक और जो सेंगोल की भी बात हो रही है, देखिए अभी कितने अच्छे से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि सेंगोल की जगह संविधान को रखिए। देखते हैं इस मुद्दे पर भी जो है ये विपक्ष किस तरह से अड़ा रहता है, और सेंगोल को, जिसे मीसा भारती से लेकर तमाम सांसदों ने जो नए चुनकर गए हैं, इस पर एक मजबूत राय रख रहे हैं कि सेंगोल को बदल करके वहां पे संविधान रखे। तो ये चीज भी है, तो ये एक बहुत अच्छे संकेत है, और इस पर अडिग रहना भी चाहिए। और ये बदलाव अगर होता है तो सच में जिस तरह की मजबूत विपक्ष और उससे जो हम बदलाव की अपेक्षा करते हैं वो मतलब हम देख पाएंगे, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। हम
आपातकाल की जब हम बात करते हैं, और इसे टकराहट जो है वो बढ़ेगी और बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हम इसी के लिए हमने एक जो है इस देश के लोकतंत्र ने एक मजबूत विपक्ष चुना है कि संसद में टकराहट हो और एकदम जो है एकदम हेड ऑन ले विपक्ष तमाम मुद्दों पर। उनके जो नैरेटिव्स हैं, जैसे कि यही था, हम लोग भी जब ये बात घेरने वाली बात हो रही थी कि जो संविधान के मुद्दे को क्या भाजपा जो है आपातकाल से उसको काउंटर करने की कोशिश की रणनीति में है। लेकिन जब आज सोनिया गांधी का आर्टिकल आया तो ये हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि आर्टिकल आ जाएगा आज ही, और ये बहुत जरूरी समय पे एक सही हस्तक्षेप है, और सर ने कहा एक दस्तावेज है, तो ये बहुत ढंग से उसको जो है एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में उन्होंने उसको ला करके रख दिया है, एक उसको विस्तृत उसको आयाम दिया है। तो ये चीज इसी तरह के जो है जरूरत है कि इस तरह के जो कदम है उसको उस नैरेटिव को इस तरह से जवाब दिया जाए और संसद में जो है वो मुद्दों पे अड़ा जाए, जो तमाम मुद्दे हैं उस मुद्दे पे अड़ा जाए, और चाहे वो नीट के मामले पे हो, अभी जो तमाम जगह पे भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है, हमने देखा एयरपोर्ट की बात हो, अटल सेतु की बात हो, और इस तरह की जो तमाम मसले हैं, तो इन सारे चीजों पर जो है वो घेरने की बात हो, ये सब चीज चलता रहना चाहिए, और यही जो है वो सही रहेगा। हमारा जो लोकतंत्र है वो पहले ही इमरजेंसी को अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट वहीं पर हो चुका है कि इस देश की जनता ने बताया कि आखिरी पावर जो है, अंतिम पावर जो है, सत्ता जनता में निहित करती है। जनता के साथ इस तरह का खेल करने पर वो किस तरह से किसी को उतार सकती है और फिर किसी को चढ़ा सकती है, तो हमारे लोकतंत्र ने पहले ही जवाब दिया। अब हमें ये देखना है कि मोदी के समय में जो है यही मोदी अगर इस तरह का करते और उसके बाद उनके साथ क्या होता, ये सारे वो किस तरह से क्या वो माफी मांग रहे हैं, ये इन सब समय के लिए जो भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया गया है, ये तमाम चीजें हैं। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इस देश की जनता जो है उसके अंदर ये है, और अभी का जो है ये टर्म जो है 2024 का चुनाव, उसने कई सारे चीजों को सेट किया है राजनीति को बदलाव की दिशा में, चाहे वो संविधान की बात हो, और एक जो फर्क है, जो एक वर्ग है जो समर्थन देता है, उनके मुद्दे अलग हैं, और एक और भारत है उसका मुद्दा अलग है। तो ये फर्क जो है लगातार बहुत मजबूत होगा, गहरा होगा, और इसका विस्तार होगा। हम देख रहे हैं कि हर दिन जो है आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, नौकरियां जा रही हैं, एआई आ रहा है, इस तरह के तमाम चीजें हैं जो कि इसकी बात नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में गहराएगा। हर दिन हम अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर देखें, इन सब में देखें, तो आपको पता चल रहा है कि कितनी सारी नौकरियां जा चुकी हैं और कितनी सारी नौकरियां जाने वाली हैं। तो ये आने वाले दिनों में बहुत गहरा होगा ये सारा मसला, जिसको कि नहीं एड्रेस किया जा रहा है, और तो ये फर्क और ज्यादा बढ़ेगा, और ये फर्क और बढ़ेगा तो ये तमाम जो ये मसले हैं ये केंद्र में आएंगे। उस केंद्र में ये 5 किलो राशन से ये सॉल्व नहीं होगा, ये हल नहीं होगा। जो आप उनको लाइन में लगाकर 5 किलो राशन देंगे उससे नहीं हल हो सकता है। तो तमाम इन सब चीजों के लिए क्या कॉन्क्रीट करती है सरकार, और अगर फेल रहती है तो विपक्ष जो है इसको किस तरह से लेता है और कैसे उसको सामने लाकर रखता है। अभी एक में थोड़ा सा निराशा हुई है जो मुसलमानों को लेकर के अभी इस चुनाव के बाद से लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, नाहन में पलायन हुआ, इस तरह के और तमाम राज्यों से भी खबरें आ रही है, उसको लेकर के जिस तरह से विपक्ष को आक्रामक होना चाहिए था, तो ये चुप्पी जो है वो एक खतरनाक संकेत है, खासकर क्योंकि 90% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, इसीलिए क्योंकि उनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश की गई है भाजपा के द्वारा पूरी तरह से। आप देख रहे हैं ये पहला मंत्रिमंडल है जिसमें एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, और भाजपा ने ना किसी को टिकट दिया है, और ऑल टाइम लो रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, सिर्फ 24 सांसद पहुंचे हैं जो 5% से भी कम है। तो जो ये एक इस मुद्दे पर चुप्पी जो है और इसको बहुत बड़े स्तर पर ले जाकर के बात करना, ये एक खला है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को एड्रेस करते हुए टकराहट जो है संसद में मुद्दों की, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत सही होगा, और विपक्ष को यही करना चाहिए, कांग्रेस को भी यही करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। गर्ग साहब के पास आना चाहता हूं। गर्ग साहब, क्या संसद में जो कुछ हो रहा है इससे बीजेपी एक्सपोज नहीं हो रही है? क्योंकि भले जो भी हो, पिछली दफा भी 146 सांसदों को बाहर निकालने वाली बात भी बार बार बीजेपी के ऊपर आती है। रमेश बिधूड़ी का जो कथन था, संत वचन, वो भी बार बार सामने आता है। और अभी अगर आप कितना भी कह लीजिए कि
विपक्ष जो है वो वेल में आ रहा है, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, लेकिन एक्सपोज तो बीजेपी हो रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी के लिए सदन जितने दिनों तक चले, जितना ज़्यादा चले, वो उसके लिए आज की तारीख में हार्मफुल नहीं है? गर साहब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मोदी जी की जो पिछला इतिहास बताता है या गुजरात का इतिहास बताता है, मोदी जी की कोई रुचि नहीं है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट उनके लिए एक औपचारिकता है और ये विपक्ष भी जान गया है कि मोदी जी इस पार्लियामेंट को किसी तरह से इसका सत्र पूरा हो जाए, बस उसमें है। इसलिए मैं पार्लियामेंट को कोई बहुत बड़ा फोरम उस लिहाज से नहीं मानता। केवल मैं उस लिहाज से मानता हूं कि सरकार को अपनी ताकत बताने के लिहाज से और देश की जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिहाज से, विपक्ष की ताकत को प्रदर्शित करने के लिहाज से वो एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। बाकी जो लड़ाई है पूरी की पूरी राजीव जी, वो सड़कों पर ही होगी, जनता के स्तर पर होगी। इस बहस में 2-3 मुद्दे आए हैं, मैं थोड़ा सा उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं जी। नीतीश कुमार को लेकर बहुत बातें होती है और इन्होंने भी कहा, धनंजय जी ने भी कहा और सब लोग कहते हैं। नीतीश कुमार को मैं जो जानता हूं या देखा है या अध्ययन किया है बिहार आंदोलन के जमाने से, तब से नीतीश कुमार कहीं भी छोड़कर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया अलायंस में उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। दूसरा ये कि नीतीश कुमार अपने 12 सांसदों को लेकर चले भी जाएं तो मोदी जी की सेहत पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न बहुमत पर पड़ेगा न सरकार पर पड़ेगा। संजय झा की नियुक्ति केवल इसलिए है कि नीतीश कुमार का जेडीयू पर प्रभुत्व को, प्रभाव को, अधिकार को कम करना या लगभग खत्म करना। अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था तो ललन सिंह को जिस तरह से हटाया गया था वो उस तरह की घटनाएं नहीं होती, क्योंकि संजय जी के बारे में, संजय झा के बारे में उनकी बीजेपी के साथ प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि बीजेपी का जेडीयू पर पूरी तरह नियंत्रण काबिज होने वाला है। स्पेशल पैकेज वगैरह मोदी जी चुनाव के पहले नहीं देंगे, जब चुनाव आएगा तब हो सकता है उसके पहले दें, क्योंकि बिहार को पैकेज देने का मतलब है कि इसको आंध्र को भी देना। आंध्र को बहुत पैसे की जरूरत है अभी। तो एक तो चीज नीतीश कुमार के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं, डरपोक हैं। कोई उनकी कमजोरी है कि जो वो बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। कई बार बोल भी चुके हैं वो। एक हम लोगों की बहस इस पर टिक जाती है कि बीजेपी को नीतीश कुमार छोड़ देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे नहीं लगता कभी छोड़ेंगे वो। दूसरा, मनोरमा जी ने जो बताया मुद्दा, मुस्लिमों वाला मामला, कि इंडिया अलायंस की चुप्पी। देखिए, मोदी जी चाहते ये हैं कि इंडिया अलायंस मुसलमानों के पक्ष में खड़ी हो जाए। मुसलमानों पर अत्याचारों को लेकर या आक्रमणों को लेकर या लिंचिंग को लेकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस प्रखर रूप से विरोध करे। जो पोलराइजेशन मोदी जी चाहते हैं उसमें ये मदद करेगा।
कि देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ हैं, अल्पसंख्यकों के साथ हैं। जो मुद्दा होना चाहिए वो मानवाधिकारों के उल्लंघन का होना चाहिए। उसमें मुसलमान को आइडेंटिफाई करके करें मुसलमान के साथ। उसमें दलित भी हो सकते हैं, आदिवासी भी हो सकते हैं। इन्होंने जिक्र किया, रविकांत जी ने मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र किया, विंध्य प्रदेश की, जिसमें एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया। क्या हुआ? वहां से जीता तो बीजेपी का कैंडिडेट ही जीता, बीजेपी का सांसद जीत गया उस जगह से जहां ये घटना हुई थी। ये मामला काफी बड़ा है और अलग किस्म का है। इसमें आप मुसलमानों का पक्ष लेके खड़े हो जाएं कि नूह में ऐसी घटना हुई, छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हुई, मंडला में ऐसी घटना हुई, जावरा में ऐसी घटना हुई। इंडिया अलायंस के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं और उनको नागरिकों के ऊपर, जो नागरिकों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, और अब 1 जुलाई से जो बढ़ने वाला है, जो पूरी की पूरी जो सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधनों के बाद जो चीज़ें लागू होने वाली हैं, जिसका जिक्र सोनिया जी ने अपने आलेख में किया है जी, वो अब आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। वो अब कोई मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा मामला, उसमें बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आने वाले हैं। उसकी धाराओं को अगर पढ़ें, विरोध की जो पूरी आवाज़ है पूरी की पूरी बंद होने वाली है। नागरिकों का इकट्ठा होना, प्रदर्शन करना, तमाम अगर उसके क्लॉजेस को पढ़ें तो देश में एक, मतलब उनको कुछ करना नहीं है सरकार को। वो सरकार कहेगी कि हम तो कानूनों का पालन कर रहे हैं और ये कानून वो हैं जो पार्लियामेंट में पारित हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को बेसिकली, जो मेरा आमतौर से एक इम्फेसिस रहता है कि हम लोगों के बहस के मुद्दों में नागरिकों को सचेत करने का काम भी एक होना चाहिए। मतलब जी, ये कि आगे क्या संभव है, क्या मोदी जी क्या करने वाले हैं? मोदी जी कोई बदल जाएंगे क्या? कुछ नहीं बदलेंगे। मोदी जी अगर बदल गए तो मोदी जी तो फिर मोदी जी रहेंगे कैसे? जो व्यक्ति पिछले 30 सालों में बदला नहीं है, 2002 से हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो चल रहे हैं। गुजरात में चले, यहाँ चले, तो आप कह रहे हैं कि वो बदल जाएं, वो लोकतांत्रिक हो जाएं, संविधान का पालन करें, सिंगल को हटा दें, कॉन्स्टिट्यूशन को लगा दें। वो नहीं कर सकते। ये मोदी जी की तो सबसे बड़ी ताकत ही ये है, जो जिस ताकत को वो के दम पर वो। सवाल इसमें केवल ये है कि विपक्ष की कार्रवाई अब कैसी होती है, विपक्ष क्या करता है। और जनता ने जो मैंडेट दिया है अभी, वो काफी तगड़ा मैंडेट है, वो कोई कम मैंडेट नहीं है। जब सारे लोग घोषणा कर रहे थे कि विपक्ष समाप्त हो रहा है जी, मोदी जी ने खुद ने कहा कि इनको 40 सीटें नहीं मिलेगी। मतलब उन्होंने तो ममता बनर्जी को कोट करते हुए कहा था, ममता बनर्जी ने कहा था कि 40 सीटें भी नहीं मिलेगी कांग्रेस को। इन तमाम चीजों को जनता तक पहुंचना जरूरी है कि हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, कहां पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों को नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेंगे इस भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो न तो मतलब बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटने वाला है कि वो चंद्रा बाबू ले लेंगे और नीतीश कुमार ले लेंगे और स्पेशल पैकेज नहीं दिया तो ऐसा कर देंगे। कुछ नहीं होने वाला है। स्पेशल पैकेज नहीं भी मिलेगा तो भी नीतीश कुमार कुछ नहीं करने वाले। ये केवल जो ऊपरी दिखावा है जो जेडीयू की मीटिंग में हो रहा है, और ये काफी सिग्निफिकेंट है। संजय झा की नियुक्ति जो हुई है, ये इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार का अब जो कंट्रोल है जेडीयू पर से वो खत्म हो गया, और अब इसको जेडीयू को संचालित जो करेगी वो बीजेपी करने वाली है और कोई नहीं करने वाला। इसलिए हम लोग जो क्लब नहीं कर सकते,
जो सोनिया गांधी का आर्टिकल है वो मूल है, जो दिशा देता है कि वो क्या करना, कांग्रेस के मन में क्या है या इंडिया अलायंस के मन में क्या है, या लालू का आर्टिकल जो है वो बताता है कि भाई आप हम लोग क्या करने वाले हैं, ये उसमें दिशा संकेत ये मिलता है। नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू के बल पर ये इस सरकार का भविष्य नहीं टिका हुआ है, इसलिए ये ले लें समर्थन वापस तो भी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलाएंगे मोदी जी। कहते हैं उनके लोग कि आपके नरसिंह राव ने कैसी सरकार चलाई थी, माइनॉरिटी की गवर्नमेंट चलाई थी। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, मैं इसको कहता हूँ ना कि ये जो कुल मिलाकर नीतीश कुमार पर बात टिकना या चंद्रा बाबू पर बात टिकना, ये डिस्ट्रैक्शन है। मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग इसको डिस्ट्रैक्शन में चले जाए। नीतीश कुमार को इम्पोर्टेंस जबरदस्ती, मतलब एक आदमी जो बिट्रे कर चुका है पूरे के पूरे इंडिया अलायंस को, धोखा दे चुका है, बिहार के लोगों को दे चुका है, उस पर आप इंडिया अलायंस कैसे उम्मीद रख सकता है कि वो फिर से मिल जाएगा, सरकार गिरा देगा? गिरा ही नहीं सकता सरकार। मोदी जी सरकार गिरने के पहले कोई बहुत बड़ा काम कर देंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ। मतलब मोदी जी जितने अपने आप को सक्षम मानते हैं, वो इस सरकार को, अपनी सरकार को गिरने के पहले बहुत सारी चीजें गिरा देंगे, ऐसा है मामला जी। हम लोग बड़ा अंडरमाइन करते हैं मोदी जी को, अंडर एस्टिमेट करते हैं उनकी ताकत को। नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी जी बहुत, उनमें काफी खूबियां हैं, और खूबियां इस मायने में है कि वो, अगर लोग उनको तानाशाहों में गिनते हैं तो सही रूप में गिनते हैं। वो मतलब एक साधारण किस्म के तानाशाह नहीं है, बहुत बड़े वाले तानाशाह हैं, और वो तानाशाहों के विश्व गुरु हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और प्रशांत जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली शुरुआत हमारी चर्चा की सोनिया गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ा दी है उस पर कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक आलेख आज द हिंदू में छपा है, और उस आलेख में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें साफ साफ सीधी सीधी एक चुनौती पेश की गई है सोनिया गांधी की तरफ से नरेंद्र मोदी के सामने। और उस आलेख को आपने भी पढ़ा होगा, और उसी आलेख से, क्योंकि जनादेश नरेंद्र मोदी की पार्टी को नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखाते इस ढंग से हैं जैसे कि पूर्ण जनादेश। उसमें इमरजेंसी का जिक्र भी है, 77 के इलेक्शन की बात भी है, 80 के इलेक्शन की बात भी है, नीट का जिक्र भी है, और उसके अलावा 3 कानूनों को कैसे 146 सांसदों को बाहर निकालकर पास करा दिया गया, ये सब कुछ उसमें है। मणिपुर का जिक्र भी है, और इंडिया अलायंस का जिक्र भी है, और इससे क्या कुछ निकल के आ रहा है उसकी चर्चा। साथ में आज ही इंडियन एक्सप्रेस में लालू प्रसाद यादव का आर्टिकल छपा है, उसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। और साथ साथ इधर नीतीश कुमार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उनकी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हुई है, उस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को चुन लिया गया है, जो संजय झा बताए जाते हैं कि बीजेपी के करीबी हैं, और उन्होंने लिखित तौर पे 2 बातें रखी हैं, यानी कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज, ये दोनों की बातें भी यहाँ पे हैं। तो मूल रूप से हम इन बातों को लेकर आगे की रणनीति, गतिविधि, और जिस तरफ इशारा कर रहे थे श्रवण गर्ग साहब की, इस सब से बाहर निकल के ये देखने की ज़रूरत है कि अगर नरेंद्र मोदी एक कैरेक्टर के रूप में देखा जाए, तो अभी तक पिछले 10 साल में हम लोगों ने बिल्कुल देखा, जो सीना ठोक करके कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, जो सीना ठोक के कहता है 56 इंच का छाती, और ये सारी बातें अगर कहते हैं तो उनकी तर्कश में और भी बहुत सारे तीर हो सकते हैं। और इधर हमको अपने तमाम दर्शकों को भी इस तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं गर्ग साहब, और वो उससे सचेत भी करना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है। बिल्ली के भाग से छीका फूटे, ये अगर कहें तो ये गलत होगा। ये मान के हम बैठे रहें कि ये दोनों बैसाखियां टूट जाएं तो फिर सरकार गिर जाएगी, ये गलत होगा, ये कहना है गर्ग साहब का। लेकिन इसके आगे हो क्या सकता है? इंडिया गठबंधन और इस आलेख से, सोनिया गांधी के आलेख से क्या कुछ प्रतिबिंबित होता है, ये सब जरा निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा में। बहुत गंभीर चर्चा, और आप सुधीजनों के जरिए यही समझने की कोशिश। प्रशांत टंडन जी।
जी राजीव जी, मैं तो यात्रा पे था, जी जी लेकिन मैं रास्ते में वो दोनों आर्टिकल मैंने पढ़े, अभी भी पहुंचा हूं, और इसीलिए आज चर्चा में शुरू से नहीं था और कल भी नहीं था। देखिए, मैंने पहले मोदी जी का मामला एक दो लाइन में कर दूं, उसके बाद मैं सोनिया गांधी के उस पे आता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग चुनाव के पहले कह रहे थे, बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारे समाज में हमारे मित्र भी कई सारे कहते थे कि मोदी कुछ ना कुछ कर देगा। बीजेपी के समर्थक भी कहते थे, और तब भी मैं कहता था कि देखो, ये पुलवामा बालाकोट अब नहीं होगा, अब न पीओके होगा, ये चुनाव बहुत सामान्य तरीके से होगा। और ये मैं केवल ऐसा नहीं कि कोई मेरे मन में आ गया तो मैं कह देता था, मेरी भी बातचीत होती है तमाम सारे लोगों से, उस आधार पर मैं कहता था कि ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो सिंगोल में कोई किस्म की एक जादुई शक्ति है और वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं सोनिया गांधी के और लालू प्रसाद यादव के आर्टिकल पे आता हूँ। सबसे प्रमुख बात राजीव जी, क्योंकि आप अखबार चलाते हैं, बड़ा अखबार चलाते हैं, आपको मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि दो बड़े देश के अखबारों ने, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, एक ही दिन अगर उन्होंने सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव और उनके बायोग्राफर का नरेंद्र वर्मा का साथ में एक लेख छापने का और एडिटोरियल पेज पे लेख छापने का फैसला किया है, तो ये एक बड़ी घटना है मीडिया की दृष्टि से। हम लोग मीडिया में हैं तो जरा मीडिया का डायनेमिक्स भी हम समझते हैं कि कब हम किसका आर्टिकल छापते हैं, कब किसको प्रमुखता देते हैं, कब किसका इंटरव्यू लेते हैं। ये सब उसका एक मीडिया का तरीका होता है। तो निश्चित तौर पे, और ये आर्टिकल आप भी जानते राजीव जी कि ये ऐसा नहीं हुआ कि न्यूज की तरह कि कल तय हो गया होगा, ये पहले से तय आर्टिकल थे। मोटा मोटा संपादकों की जानकारी में भी होता है कि किन विषयों पर ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। होते उन्हीं व्यक्तियों के हैं जिनके आर्टिकल होते हैं, लेकिन संपादकों को जानकारी होती है। यहाँ पे तमाम श्रवण गर्ग जी, आप सब संपादक लेवल के लोग बैठे हुए हैं। तो अगर द हिंदू ने ये फैसला किया कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी के एलओपी बनने के बाद एडिटोरियल पेज पे सोनिया गांधी का आर्टिकल आएगा, और द इंडियन एक्सप्रेस भी ये तय करता है कि लालू प्रसाद यादव का अंग्रेजी में आर्टिकल आएगा, तो ये एक मीडिया की और जो थिंकिंग पर्सन्स हैं देश के, जो देश का ओपिनियन लीडर्स जो हैं, वो किस तरफ सोच रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये जाहिर करता है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात में मनोरमा जी भी जो बात करी मैं सुन रहा था, दो तीन बातें जो पहले सोनिया गांधी के आर्टिकल पे आता हूं, दो तीन जो प्रमुख बातें सोनिया गांधी की आर्टिकल की हैं उनको हम लोग जरा रेखांकित कर लें। सबसे जरूरी बात, सीधे सीधे उन्होंने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की बात लिखी है, और ये लिखा है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ये हो रहा है। बकरीद के दिन ये हुआ, वो भी उसका जिक्र है कि कैसे मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों में। दूसरा वर्ग जो उन्होंने, जिसकी बड़ी आलोचना भी हो रही कि खामोश है, उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि बोलिए इस पे। इंडिया गठबंधन के नेताओं को इंडिकेशन दिया है कि इस पे बोलिए आप, और उस बात को एक्नॉलेज कर रही हैं कि मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, तो हमको उनकी बात करनी पड़ेगी, वोट ना भी दिया तो भी बात करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत रेखांकित किया उन्होंने अपने आर्टिकल में, और वह पढ़ के अगर आप कहें तो मैं एक लाइन पढ़ के भी सुना दूं कि meanwhile the campaign of violence and intimidation against India's minorities has once again intensified in BJP ruled states.
bulldozer are again demolishing the homes of minorities based on mere allegations, violating due process. कानून को ताक पे रख के छोटे मोटे आरोपों के आधार पर बुलडोजर घरों पर चला जा रहे हैं मुसलमानों के। ये बात उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी है। दूसरी बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, नीट पर करोड़ों छात्रों का, केवल नीट नहीं, सब कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा, तो छात्रों के भविष्य पर करोड़ से ऊपर छात्र प्रभावित हैं। उन छात्रों के भविष्य को लेकर, नीट को लेकर चिंता उन्होंने जाहिर की है कि पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। एक उन्होंने मणिपुर का मामला उठाया और मणिपुर में बीजेपी दोनों सीटें हार गई, कांग्रेस वहां पे जीती है। तो और एक जो आपने चर्चा की कि सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के तहत जो 140 एमपीज को बाहर रख के पास करा दिया, ये दोनों कानून, तीनों कानून राजीव जी 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। ये अंधेर गर्दी मच जाएगी पूरे देश में। किसी को नहीं पता, जुडिशरी को नहीं पता है। अभी कल भी मेरी इस पे बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील और बड़े बुद्धिजीवी, उन सबसे चर्चा हुई है और इस पे हम लोग कभी लंबी चर्चा दूसरे वक्त कर सकते हैं। उसको उन्होंने अंडरलाइन किया उस आर्टिकल में। किसानों के मामले उठाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो परिवर्तन किए गए हैं, जो जिस तरीके से आदिवासियों के अधिकारों का हनन हुआ, वो मामले उठाए। तो बहुत विस्तृत वो आर्टिकल है जो कई दिशा की तरफ जो है इशारा कर रहा है। और टाइमिंग उसकी, मैं सोनिया गांधी की टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अखबार के देश के बड़े मीडिया हाउसेस की टाइमिंग की बात कर रहा हूं कि वो तय कर रहे हैं कि ये आर्टिकल इस वक्त आने चाहिए। इमरजेंसी की बात की आपने, वो बातें कर दी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। अब ऐसे ही आप देखिए लालू प्रसाद यादव जी ने इमरजेंसी में बहुत सी बातें हो रही। इमरजेंसी में वो व्यक्ति जेल में था, मीसा में था, और उसी वजह से उनकी बेटी का नाम मीसा है। वो व्यक्ति लिख रहा है कि इमरजेंसी के दौरान भी मुझको देशद्रोही नहीं कहा गया, जो विपक्षी नेताओं को कहा जाता है। बहुत विस्तृत लालू प्रसाद यादव का भी आर्टिकल है और इमरजेंसी पर उन्होंने जो है वो बातें रखी अपनी। ओम बिरला को दोनों लोगों ने, और लालू प्रसाद यादव के आर्टिकल में बहुत खास बात आप देखिए, वो मोदी, जेपी नड्डा, ओम बिरला को एक साथ लिख रहे हैं। ये स्थिति स्पीकर की आ गई है कि लालू प्रसाद यादव बिना हाइफन किए, बिना कॉमा किए जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और ओम बिरला को लिख रहे हैं। मतलब उनको बीजेपी का नेता मानकर लिख रहे हैं। ये दोनों आर्टिकल में ओम बिरला के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए कि उनको किस तरीके की हिदायत विपक्ष के दो बड़े नेताओं ने दी है और खासकर सोनिया गांधी ने दी है। 140 एमपीज को बाहर किया गया, किस तरीके से कंसेंसस बनाने की बात, और एक इशारा है, एक अप्रोच है अपोजिशन की तरफ से कि हम कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंट चाहते हैं। आप माइक बंद करते हैं जी, आप अलोकतांत्रिक काम करते हैं, आप बर्खास्त करते हैं, लोगों को सस्पेंड करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से 2-3 जो बड़ी बातें हैं वो सोनिया गांधी के चिट्ठी से निकल कर आती है और इस पे चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इशारा है खासकर टाइमिंग का राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अल्पसंख्यकों का जिक्र, नीट का जिक्र, मणिपुर के मामले को सामने लाना, ये सारी चीज़ें सोनिया गांधी ने रखी हैं। और सबसे आखिर में सोनिया गांधी लिखती हैं कि इंडिया गठबंधन के दलों ने साफ कर दिया है कि वे टकराव वाला रवैया नहीं अपनाना चाहते। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सहयोग की पेशकश की है। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे संसद में रचनात्मक सहयोग देना चाहते हैं। और
संसद की कार्यवाही के संचालन में निष्पक्षता चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपनाएगी, लेकिन शुरुआती लक्षण अच्छे नहीं हैं। फिर भी विपक्ष में हम इस बात को लेकर कटिबद्ध हैं कि संसद में संतुलन बना रहे, ताकि देश के उन करोड़ों लोगों की आवाज और चिंताओं का प्रतिनिधित्व हो सके जिन्होंने हमें इस सदन में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष हमारे लोकतांत्रिक दायित्वों को पूरा करने में आगे आएगा। ये सोनिया गांधी आखिर में लिखती हैं, और बाकी बहुत सारी बातें आप लोगों ने देख ली। मतलब ये आखिरी स्ट्रेंजा, आखिरी पैराग्राफ है सोनिया गांधी का। जल्दी से धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर क्लोज करेंगे। क्लोजिंग में एक छोटा सा कमेंट जरूर गर्ग साहब आपसे लेना चाहूंगा, लेकिन जल्दी से पहले धनंजय जी आपको माफी चाहूंगा, उस समय रोका था, आप बात कर रहे थे हेमंत सोरेन का, और बगल का पड़ोसी राज्य है, उस पर अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। रहा था कि जो हेमंत सोरेन को जमानत मिली और जो झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, वो मोदी जी की कलई खोलता है, उनकी एजेंसियों के कामकाज पे सवाल उठाता है। और वो कह रहा है, वो आदेश या जो कहा है हाई कोर्ट ने कि मोदी जी के फायदे के लिए हेमंत सोरेन को जेल में बंद किया गया। अब ये भी सवाल उठता है कि एक मुख्यमंत्री अगर 5 महीने तक बिना किसी आरोप, मतलब बिना किसी गलत सबूत या बिना किसी सबूत के अगर बंद किया जा सकता है जेल में, तो आम आदमी की इस देश में क्या हैसियत होगी। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो कोई बोलेगा उसको किस हद तक प्रताड़ित किया जाएगा, वो उसमें लिखा हुआ है। अब केजरीवाल जी को भी फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, एक ने छोड़ा दूसरे ने पकड़ा, वो अभी क्या चलेगा ये। लेकिन जो हेमंत सोरेन ने आज जो कहा है झारखंड में, और इस बार देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में वो दिखाई पड़ा। भले हेमंत सोरेन को बंद कर दिया चुनाव के पहले और सोचा था कि बीजेपी को सारी सीटें आ जाएगी, बीजेपी यही सोच करके हेमंत सोरेन को बंद की थी, और उनकी भाभी को, सीता सोरेन को अपने साथ मिलाया था। आज देखिए फिर सीता सोरेन से मिलने गए असम के मुख्यमंत्री, और क्या क्या बोला। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है जो गर्ग साहब कह रहे हैं, मैं सम्मान के साथ में कहना चाहता हूं कि जो गर्ग साहब जो जता रहे हैं कि वो तानाशाह में विश्व गुरु है, हो सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि विश्व गुरु क्या, ब्रह्मांड गुरु हो सकते हैं। उनके जैसा अब तक न कोई पैदा हुआ, न हो सकता है, ये भी संभव है, चूंकि स्वयं ईश्वर के अवतार है, वो बोल चुके हैं। लेकिन अंत सबका होता है, और बुरे का जरूर अंत होता है। सच्चे का अंत क्या होता है वो तो अलग कहानी है, लेकिन बुरे का अंत होता है। और ये शुरुआत है, ये जो 24 की लोकसभा है, वो बतलाने के लिए काफी है कि मोदी जी का इकबाल जा चुका है। और आप 1 जुलाई को कानून लाइए, 90 दिन जेलों में पुलिस के कस्टडी रूम में बंद करने का लाइए, या कुछ और लाइए। आप बुलडोजर लगवा दीजिए, आप सेना को लगा दीजिए कि आम आदमी पे हमला करे। लेकिन अब उनके कंट्रोल से चीजें बाहर आ चुकी हैं। सेंगोल को बाहर निकाले ना निकाले नरेंद्र मोदी या आरएसएस, लेकिन देश की जनता सेंगोल को बाहर फेंकने के लिए तैयार है। संविधान ही चलेगा। अभी देखिए हरियाणा में भी जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने आज ही शुरुआत की है रोहतक से, वो देखिए कैसी भीड़ है, और ये भीड़ बतला रही है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो सहारनपुर में प्रियंका गांधी के लिए जो भीड़ उमड़ी थी, और फिर सहारनपुर में क्या हुआ, सहारनपुर में कांग्रेस जीती। जिस तरह से भीड़ आ रही थी अखिलेश यादव की सभाओं में, और अखिलेश यादव को जिस तरह का प्रतिसाद मिला, वो क्या कह रहा है। और मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा गर्ग साहब से असहमत हो जाता हूँ कि मुसलमानों के लिए बिल्कुल सही है कि नागरिकों की बात की जाए, लेकिन नागरिकों में अगर सरकार टारगेट कर रही है मुसलमानों को, तो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आपको उन लोगों ने एक पांव पे खड़ा होकर के, लड़ करके, इतनी गर्मी में वोट दे करके, पुलिस के डंडे खाए, प्रताड़ना सही, लेकिन आपको वोट किया, और लोकतंत्र के लिए वोट किया। मुसलमानों का वोट लोकतंत्र के लिए वोट है। ये साफ साफ क्लियर हो गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 सालों में जो किया है, आज तक के इतिहास में, इमरजेंसी में भी वो नहीं हुआ। इमरजेंसी में जो हुआ वो भी पता है कि संविधान के अनुसार ही हुआ, संविधान के अनुसार हुआ, जो भी हुआ। इतनी बर्बादी, देश के लोकतंत्र का इतना नुकसान उस इमरजेंसी के समय भी नहीं हुआ था। हमने इमरजेंसी नहीं देखी उस तरीके से जैसा गर्ग साहब या प्रशांत भाई या रविकांत जी देखे होंगे। हम छोटे थे उस वक्त, लेकिन हमने कहानियां पढ़ी हैं, हमने लोगों से सुना है कि इमरजेंसी कैसी थी। आज जो हालत है, अब उसमें कहा जाता था कि ट्रेन भी एकदम टाइम पे चलती है, एकदम बिफोर
ट्रेन आती थी। आज तो ट्रेन का पता ही नहीं है, जहाज टाइम पे नहीं चल रहा है तो ट्रेन के कौन पूछे। और जिस तरह से दिल्ली से लेकर के बिहार तक पानी में डूबा नजर आ रहा है अभी पहली बरसात में ही, तो वो तो अपने आप में कथा का हर जगह जो चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह हालत खराब है। और जो गुजराती कंपनियां जिस तरह से पूरे देश में काम कर रही है, जिस तरह से सबको ठेके दिए गए और उन ठेकों के क्या हालत हुई, पैसों के किस तरह से बंदरबाट हुई है, आम आदमी के पास ये मैसेज गया है। और मुझे लगता है इसका खामियाजा, ठीक है, बैसाखियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार गिरा देंगे। क्यों गिराएंगे? मैं भी कहता हूं ना गिराए, सरकार 5 साल चले, लेकिन ये 5 साल सरकार जब चलेगी और विपक्ष जनता के साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा, तो मुझे लगता है फिर आगे आने वाले 25 सालों तक कहीं बीजेपी नजर नहीं आएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गर साहब, एक पैराग्राफ और रखना चाहता हूं जिसमें सोनिया गांधी कह रही हैं कि 40 दिनों से ज़्यादा समय तक चले चुनाव प्रचार अभियान के दौरान खुद बेहद कमतर साबित हुए हैं नरेंद्र मोदी, और उनके शब्दों ने हमारे सामाजिक ताने बाने और उस पद की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है जिस पर वे गर्व करते रहे हैं, और उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए और ये पहचानना चाहिए कि 400 से ज़्यादा संसदीय सीटों के लिए उनके आह्वान को स्वीकार करके हमारे करोड़ों लोगों ने, जिनसे वे सबका साथ सबका विकास का वादा करते हैं, एक शक्तिशाली संदेश दिया है कि अब बहुत हो चुका। ये सोनिया गांधी लिख रही हैं। और यहाँ से ज़रा बात वही है जो आप शुरुआत से कह रहे हैं, और सोनिया गांधी ने एक जो आज इनका आलेख है, ये एक दस्तावेज के रूप में इसको देखा जाएगा, रखा जाएगा। लेकिन यहाँ से एक चुनौती भी है, ज़रा वो उन चुनौतियों पे क्लोजिंग कमेंट के रूप में ज़रा प्रकाश डालिए कि क्या कुछ चुनौतियाँ दिखाई देती हैं। देखिए, चुनौती ये है कि सोनिया गांधी अपने जीवन के जिन क्षणों में हैं, जिस तरह के संघर्ष को पार करके वो यहाँ पहुंची हैं, और जिन 2 शहादतों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने जिया है, और जो उनका मूल है, जहां से वो निकल के अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है उन्होंने पूरा का पूरा, अब उनके पास खोने को कुछ नहीं है। तो वो एक ऐसी बैटल की चुनौती दे रही हैं नरेंद्र मोदी को कि ये जो लड़ाई सोनिया गांधी ने अपने हाथों में ली है, आप मुझे ये बताइए कि ये आर्टिकल मान लीजिए कि राहुल गांधी लिखते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता, या प्रियंका गांधी के नाम से छपता तो उसका क्या इम्पैक्ट होता, और सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल लिखा है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि सोनिया गांधी के सिग्नेचर से एक ऐसा आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, और वो चुनौती है, आर्टिकल नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा था कि ये डॉक्यूमेंट है। इस चुनाव के 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक तो कांग्रेस का घोषणा पत्र डॉक्यूमेंट है, और एक ये जो सोनिया गांधी का आर्टिकल है, ये डॉक्यूमेंट है। जो घोषणा पत्र था वो चुनाव लड़ने के लिए था, और ये बताने के लिए था कि अगर आप हमको सत्ता में लाते हैं तो हम आपको ये चीजें देंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो ये बताता है कि आप सत्ता में नहीं भी लाए हैं, पर हमने अपनी लड़ाई बंद नहीं की, और हम इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएंगे। तो ये एक लड़ाई का आह्वान है, और वो आह्वान ये है कि हम सकारात्मक राजनीति चाहते हैं, आपसे सहयोग चाहते हैं, आपका सहयोग करना चाहते हैं, पर अगर आपने हमारी अथॉरिटी को, हमारे सम्मान को चोट पहुंचाई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर कि सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, और ये एक नरेंद्र मोदी चाहे बदलेंगे नहीं, वो ठीक है, पर उनके मन में एक खौफ पैदा हो जाए कि जो हो रहा है या जो आने वाला है वो अब पिछले 10 सालों से भिन्न होने वाला है। और ये वो नहीं है जो उन्होंने 2014 से 2019
और 2019 से 2024 के बीच में देखा है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और वो पूरी की पूरी बीजेपी को एड्रेस करते हैं, नरेंद्र मोदी को एड्रेस नहीं करते, बीजेपी को एड्रेस करते हैं कि आप जिस सत्ता के साथ खड़े हुए हैं उसकी बुनियाद जो है वो बहुत विध्वंसकारी है, वो पार्टी के लिए भी है और देश के लिए भी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंडिया अलायंस की लड़ाई का एक दस्तावेज मैं इसको मानता हूँ, और ये पार्लियामेंट के बाहर की भी इसमें बात है, पार्लियामेंट के अंदर की भी इसमें बात है। तो सोनिया गांधी का ये लिखना बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हम ये मान सकते हैं कि अब ये चीजें बढ़ेंगी, मतलब ये चुनौतियां इस तरह की बढ़ेंगी और उनके पास कोई बचाव नहीं रहेगा कि कोई उनका प्रवक्ता या उनके स्पोक्स पर्सन इस आर्टिकल के बारे में कुछ बात नहीं कर पाएंगे डिबेट्स में, कि वो कहें कि नहीं ये जो कह रही हैं सोनिया गांधी हम इसको चैलेंज करते हैं, कोई नहीं कह पाएगा। एक आदमी नहीं कह, मैं आज शाम की डिबेट सुन रहा था, किसी के मुंह से नहीं निकला कि वो उन्होंने जो सोनिया गांधी ने जो कहा उसको चैलेंज कर रहा जी। तो ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा आर्टिकल जो आने वाले समय में खासकर इंडिया गठबंधन के लिए एक कहे तो रोड मैप तैयार कर सकता है और इसके ज़रिए इंडिया गठबंधन आगे की लड़ाई को और मजबूत कर सकता है। इंडिया गठबंधन के सामने भी चुनौतियां बहुत हैं और सबसे बड़ी चुनौती कि सत्ता पक्ष से सत्ता को अपने हाथ में लेना, और इसके लिए अभी बहुत लड़ाइयाँ लड़नी बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं श्रवण गर्ग साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, मनोरमा जी, धनंजय जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लगातार हमारे साथी श्री किरण जे भी हैं, शुभ अवसर पर बुलाए सबको सब आशीर्वाद देने वालों की बात कर रहे हैं। विजय शर्मा जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, राजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विमला बरालिया जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सरदार अतियार हैं, भुवना संगीत उदयपुर हमारे साथ बने हुए हैं, और ऐसे वीयू हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का बेस सोनिया गांधी ने रखा है, लिख रहे हैं वीयू। और देवेंद्र चटर्जी जी गुड नाइट लिख रहे हैं, राजा वेरी गुड डिबेट लिख रहे हैं, डिबेट